तो थर्सडे का सेशन और निफ्टी आप रखिए स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी 25,009 के स्तर पर निफ्टी कर रहा है कारोबार हल्की बढ़त के साथ। डेज हाई पर ही 24,940 का लो, वहां से रिकवर होकर बैंक निफ्टी भी देखिए आधा फीसदी की तेजी के साथ आउट परफॉर्म कर रहा है। लगातार दूसरा सेशन जो हम मेंशन कर रहे थे, आज बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ नजर आ रही है। पीएसयू बैंक इंडेक्स शानदार रैली कल भी देखने को मिल रही थी, आज भी। आज तो प्राइवेट बैंक से भी सहारा मिल रहा है। बात कर रहे थे ऑटो स्पेस की, तो थोड़ी मुनाफा वसूली होगी यहाँ पर, जैसा कि बात कही गई थी वैसा होता हुआ नजर आया। आप रखिए आईटी एक बार और ओरेकल फाइनेंशियल। तो सुबह इस पर चर्चा हुई थी और कहा गया था कि आज रैली नहीं टिकेगी, मुनाफा वसूली होगा, वो होता हुआ नजर आया। 9% डाउन अपने हाई से ओरेकल फाइनेंशियल आज के सत्र में, तो आईटी बैकफुट पर। इसके अलावा आज सबसे अच्छी तेजी ऑयल एंड गैस में देखिए। तो ये कुछ अपडेट्स, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा कर लेते हैं। आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अब से थोड़ी देर में हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर अनुज जी भी जुड़ेंगे और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं और मार्केट में तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। स्क्रीन पर आपके श्रीराम फाइनेंस फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में ठीक ठाक बाइंग, तो करीब करीब आप देखिए 2.5% की तेजी के साथ श्रीराम फाइनेंस करता हुआ दिखेगा आपको कारोबार। पूरे ग्रीन एनर्जी स्पेस में आज अच्छी बढ़त है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड देखिए 1.5% की तेजी के साथ कर रहे कारोबार। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कल भी इस ग्रुप में तेजी थी, आज भी देखिए लगभग 2% की तेजी के साथ अडानी एंटरप्राइजेस में बढ़त देखने को मिल रही है। इसके अलावा और बिंदु फार्मा, जेंटिविया डील से पीछे हट गई कंपनी और स्ट्रीट ने किया है रिवॉर्ड 5% आज के सेशन में आप, और आगे समझेंगे कि आखिर उछला क्यों है। और पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस, गेल आज बिग स्टॉक्स में शुमार था और देखिए नोमुरा की बुलिश रिपोर्ट भी थी। 2.5% से 2.25% आज के सेशन में उछल गया। एचपीसी 3.5% के करीब करीब शानदार रैली यहाँ देखने को मिल रही है। और पूरा डिफेंस स्पेस भी आज भी फोकस में। बीएचईएल भी देखिए 2.5% अप है। लेकिन बैकफुट पे स्टॉक्स देखेंगे आपको थोड़ा ऑटो स्पेस से और आईटी स्पेस से। बजाज ऑटो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है, 1.5% की करीब करीब गिरावट यहाँ पे। इन्फोसिस लगातार 2 दिन की शानदार तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ 1.5%, और विप्रो भी टूट गया 1%। यहाँ एसबीआई लाइफ 2 दिन की अच्छी तेजी के बाद यहाँ पे थोड़ी मुनाफा वसूली आई है आज के सत्र में। एंजल वन, बीएससी कैपिटल मार्केट स्टॉक्स के ये 2 दिग्गज थोड़े टूट रहे हैं 5% से ज्यादा। और खबर कि सेबी बोर्ड मीट में वीकली एक्सपायरी हटाने की खबर आ रही है, उससे सेंटिमेंट कहीं ना कहीं खराब हुआ, तो ये बैकफुट पर। ओरेकल फाइनेंशियल काफी चल गया 2 दिन में 20% की तेजी, तो आज थोड़ा मुनाफा वसूली स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रिसीजन भी आपको 2.5% के करीब करीब गिरता हुआ नजर आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते शो में और कार्यक्रमों का क्रम मैं आपको समझा देती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सच्चिदानंद उत्तेकर, अमित सेठ, सोमिल मेहता और रुचित जैन से। 2:15 पर यश जैन आपको बताएंगे कि कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर क्यों टूट रहे हैं। 2:20 पर ये 3 स्टॉक्स ऑफ द डे लेकर आएंगे। 2:25 पर गेट रिच की सीरीज में एचडीएफसी एएमसी के एमडी और सीईओ नवनीत मुनोत के इंटरव्यू का एक अंश सुनाएंगे आपको। 2:40 पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के सीईओ नलिनीकांत गोलांगमुटा से खास बातचीत सुनाएंगे आपको। साथ ही 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जी। 3:05 पर इतनी मुद्दा से डीलिंग रूम चेक लेंगे। 3:10 पर अनुज से कल के लिए स्ट्रैटेजी लेंगे। 3:15 पे कंचन नौटियाल बताएंगे आपको कि दुनिया का सबसे अमीर शख्स अब कौन है। 3:20 पर फिर एसटीबीटी और बीटीएसटी ट्रेड्स की शुरुआत होगी। ओके, एसटीबीटी और बीटीएसटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा सर, शुरुआत आपसे। वेरी गुड आफ्टरनून, बताइए कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आया? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। मैं सन फार्मा इसलिए चुना है कि लगता है जो नीचे आया है, अब नीचे आते आते लगता है थक गया, इसलिए एक अप मूव मिलना चाहिए। करीब 2 हफ्ते से, हम 3-4 हफ्ते से एक साइडवेज मूव मिल रहे हैं। 2 हफ्ते से लगता है इसी जोन से बाउंस मिला है 1580 के आसपास। ट्रेड करा है 607। स्टॉप लगाना चाहिए 1600 रुपीज। 1607 पर ट्रेड करें, 1600 का स्टॉप लगाना चाहिए, सिर्फ 7 रुपए का। आई थिंक फर्स्ट टारगेट 1630 रहेगा, फिर 1640 भी पॉसिबल है सन फार्मा। ओके, अभी का टॉप कॉल सन फार्मा गाबा जी की तरफ से। फार्मा स्पेस में अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली, आधा फीसदी करीब हेल्थ केयर और फार्मा स्पेस चढ़ता हुआ नजर आएगा। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। जी श्रेया जी, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन।
शिव जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी नेशनल एल्युमिनियम। नेशनल एल्युमिनियम ने अगर हम चार्ट वीकली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो 200 210 का एक इम्पोर्टेंट हर्डल क्रॉस किया है वीकली चार्ट्स पे। आज के सत्र में हम यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ देख रहे हैं। थोड़ा सा इंट्राडे जरूर इसने गिव अप किया है, बट जब तक इसके स्विंग लोज इंटैक्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर इंटैक्ट है ऑन द पॉजिटिव साइड। चार्ट में हम हाई लो देख रहे हैं, तो इसे बाई करें। 209 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे 222 पे रहेंगे। नैल्को में खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से आ रही है, ये स्टॉक अच्छा लग रहा है उनको। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून। बैंकिंग साइड बहुत अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक HDFC बैंक मैंने सजेस्ट किया था। इस वीक मुझे लगता है कि कोटक बैंक ऑलरेडी एक शॉर्ट टर्म बॉटम बना दिया है। यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न दिख रहा है और ये एंडिंग डायगोनल पैटर्न ऊपर की तरफ टूटेगा, ये मैं प्रियम्प्ट कर रहा हूँ। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक चल रहा है, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाएंगे वो 1930 पर लगाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही अच्छा है इस समय। टारगेट वुड बी 2080। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक सोमिल जी की पिक आई और यहाँ पे खरीदारी की राय उनके तरफ से। रिकवरी अच्छी है और करीब करीब आप देखिए डेज हाई के आसपास ही कर रहे हैं कारोबार, आधा फीसदी की तेजी के साथ। मानस जी, गुड आफ्टरनून, आपकी पिक? गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, टाटा केमिकल में खरीदारी करने की राय रहेगी। टाटा केमिकल में अगर आप देखें तो जो इंटरडे चार्ट है वहां पर इनवर्स रेसिप्रोकल पैटर्न का ब्रेकआउट है। बेहतर वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं आज, तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 950 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 980 980 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें। 960 वाला कॉल ऑप्शन, 960 का कॉल ऑप्शन 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 17 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 32 रुपए 32 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इस ऑप्शन में हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ओके, टाटा केमिकल यहाँ पे 1.5% की करीब करीब तेजी देखने को मिल रही है, यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। सचिन जी, आप बताइए आपने क्या पिक किया? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, यहाँ पर बैंकिंग मुझे लग रहा है थोड़ा सा बेटर हो रहा है। जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में PSU बैंक्स में अच्छी बढ़त नजर आई है। प्राइवेट बैंक्स थोड़े से लैग कर रहे हैं, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर मिड साइज बैंक्स में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है। जिस तरीके से कैनरा बैंक का डेटा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट कल के सत्र में ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुका था। उसका फॉलो थ्रू एक्शन भी आज हमने देखा है। एक अच्छा वापस पुल बैक मिल रहा है, जहां पर लॉन्ग पोजीशन मुझे लग रहा है और ऐड करनी चाहिए। 112 के आसपास फिलहाल इसके फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 110.50 पे लगाने हैं। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है जल्दी ये पर्टिकुलर स्टॉक 116 118 इस पर्टिकुलर रेंज में स्विंग करेगा। तो यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में। कैनरा बैंक के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय। बैंकिंग स्पेस अच्छा लग रहा है सचिन जी को, और आज स्ट्रेंथ पिछले कुछ 2 दिन से अगर हम देखें तो बैंकिंग स्पेस में स्ट्रेंथ भी। एक बार रैप कर देते हैं आपके लिए, सारे टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। गाबा सर ने सन फार्मा चुना यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। पूरी सन फार्मा स्पेस में इनफैक्ट अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 1640 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1600 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अमित जी ने नैल्को चुना है और यहाँ पे 222 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 209 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए। सोमिल जी को कोटक महिंद्रा बैंक पसंद आ रहा है और यहाँ पे अच्छा मानस जी की पिक आ गई पहले, कोई बात नहीं। कोटक महिंद्रा बैंक 2080 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 1930 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। सभी की खरीदारी की राय ही आई है। मानस जी ने टाटा केमिकल चुना। टाटा केमिकल आपके स्क्रीन पर आएगा। स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन कर ले। 980 तक के टारगेट टाटा केमिकल में एक्सपेक्टेड है। 950 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सचिन जी ने अभी कैनरा बैंक चुना है। यहाँ पे फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से। बैंकिंग स्पेस उनको पसंद आ रहा है। चलिए अब हमारे साथ CNBC आवाज़ के मैनेजिंग एडिटर अनुज जी भी जुड़ रहे हैं। सर, एक तो मार्केट देखें आप, डेज हाई पर हालांकि थोड़ा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली, फिर भी बढ़त के साथ 25,000 के ऊपर तो हम कारोबार करने में सफल रहे हैं। अभी 25,000 के ऊपर है। और बैंक निफ्टी में आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ पिछले 2 दिन से देखें हम तो देखने को मिल रही है, आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट थोड़े ठंडे पड़े। अब इन स्तरों पर क्या राय, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट, क्या करना चाहिए? बिल्कुल श्रेया, सबसे पहले तो मैं दर्शकों से माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा सा मैं कोशिश बहुत की थी मैंने कि मैं आ जाऊँ टाइम पे, लेकिन नहीं आ पाया। कोई नहीं, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी 10 मिनट लेट हो गया। थोड़ा सा हो जाता है ये कई बार, स्पेशली वो वर्ली एरिया में थोड़ा सा अगर फंस जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। देखिए, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आज भी मार्केट ने एक अच्छी चीज़ की
हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बचाया। सुबह हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रखा था 24,875। सुबह हमने बाय जोन क्या रखा था 24,900 से 950 और उसमें आया निफ्टी और वहाँ से बाइंग हुई। आज तेज़ी का ये 7वां दिन है और एक चीज़ आपको जो क्लियरली दिखाई दे रही है, निफ्टी 25,000 पे रिजेक्शन नहीं फेस कर रहा है। निफ्टी अब तैयारी कर रहा है 25,000 के ऊपर जाने की और उसके ऊपर शायद ट्रेड करने की। 75 रैंक की छोटी रेंज है लेकिन फिर भी 25,000 के ऊपर ये टिक रहा है और चौथे दिन लगातार निफ्टी ने हायर लो बनाया है और आई थिंक हायर हाई भी है ये, या तो हायर हाई बना देंगे मेरे ख्याल से। 25,026 है आई थिंक। कल का हाई मैं आपको बता देता हूँ, कल का हाई था 25,035। तो अगर उसके ऊपर बंद हो जाए तो चांसेस रहेंगे कि शायद उसके ऊपर बंद हो जाए, तो एक हायर हाई भी बना दें आप। स्ट्रैटेजी सिंपल है, जब तक आप प्रीवियस डे के लो को ना तोड़ें तब तक आप लॉन्ग बने रहें। और जो हम बात कर रहे थे निफ्टी पर, वो सुबह की जो नीति थी वो बिल्कुल सही पड़ी और आज बैंक निफ्टी खास तौर से देखिए, बैंक निफ्टी में एक व्यू था कि थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस आएगी। आज बस थोड़ा सा मैं आईटी से डिसअपॉइंटेड था। बैंक निफ्टी में भी देखिए आज सुबह हमने 54,400 की बात की थी कि 54,400 के आसपास एक जोन रहेगा। आईटी में थोड़ा सा गलत पड़े, वो बिल्कुल मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ उससे लेकर। पीएसयू बैंक्स यहाँ पर अच्छे मूव्स हैं, प्राइवेट बैंक यहाँ पर भी अच्छी बैठक है, मतलब अच्छे मूव्स हैं। बस वो एक कैपिटल मार्केट्स जुड़े शेयर्स हैं जो थोड़ा सा कल की वो सेबी की बोर्ड मीट से पहले थोड़े से नर्वस हैं वो स्टॉक्स, बीएससी, एंजल वन वगैरह वगैरह, वो थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है वहाँ पर। और बाकी सरकारी कंपनियों में भी थोड़ा सा एक्शन है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करेंगे लेकिन ये ब्रॉडली मार्केट का अब तक का जो टेक्सचर था वो है। बिल्कुल। अच्छा, ऑटो स्पेस पे आपने कहा था कि थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी। ऑटो स्पेस आज भी थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, तो आने वाले वक्त में क्या अप्रोच रखें ऑटो स्पेस को लेकर? थोड़ी और यहाँ पे मुनाफा वसूली आने वाले वक्त में देखने को मिल रही है या फिर अब यहाँ पे थमेगी? और जिन्होंने रैली मिस की पिछले कुछ दिनों की, उनको क्या हिदायत ऑटो स्पेस में? बिल्कुल, देखिए ऑटो की जहाँ तक बात है श्रेया, ऑटोज़ में आज सुबह जो व्यू था, कल भी यही व्यू था कि थोड़ी सी आपको आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। वो आई थिंक आपको देखने को मिली। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करना चाहता हूँ कि अगले 3-4 दिन में वापस ये एक स्पेस होगी जो आपको एक मौका देगी, जो आपको अगर आपने प्रीवियस रैली मिस की है तो वहाँ पर शायद थोड़ा सा री एंट्री का मौका देगी। अभी के लिए फ़िलहाल मार्केट शायद थोड़ा सा और वेट एंड वॉच और थोड़ा कंसोलिडेशन के मूड में, ऑल्सो बिकॉज एक एक करके मार्केट को थोड़े और नए सेक्टर मिल रहे हैं ना। जैसे आज बैंकिंग चल गया, 2 दिन से थोड़े से प्राइवेट बैंकों में पीएसयू बैंक आज अच्छे चल गए, थोड़ा सा मार्केट को वहाँ मोमेंटम मिल गया, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर भी बाइंग आ गई। आज इस वजह से भी थोड़ा सा ऑटोज में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है। अब निफ्टी स्पेशली लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आपको और क्लोजिंग के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? देखिए पहली बात तो 25,100 पर 25,050 से 25,100 का एक रेजिस्टेंस बैंड है निफ्टी पर, इसको क्रॉस करना ज़रूरी होगा। और सपोर्ट तो अब वेल डिफाइंड हो गया। आज का लो जो है ना 24,900 से 950 का। एक चीज़ आपने नोटिस की है, ब्यूटीफुली मार्केट हायर लोज बना रहा है। और वो जो अप्रोच है ना, कि क्यों ये अप्रोच काम करती है श्रेया, प्रीवियस डे के लो को स्टॉप लॉस रखने की, क्योंकि इससे ये होता है कि आपको पता होता है कि एक वेल डिफाइंड सिस्टम में स्टॉप है। आप कहेंगे कि अगर किसी दिन गैप डाउन से अगर वो ब्रीच हो गया तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो आप अपने आपको कहें बैड लक, अगर गैप अप डाउन होएगा तो, या फिर दूसरा जैसे हम कल ओवरनाइट हमने जो व्यू लिया था कि आप कैरी करें लेकिन थोड़ा अपने आप को हेज कर लें और सुबह बहुत बड़ा अगर मार्केट फ्लैट खुले तो बस उसके हेज को हटा दें, तो वो अप्रोच अभी भी काम करेगी निफ्टी पर। आई थिंक बैंक निफ्टी अब थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। बैंक निफ्टी ने अब हायर बेस बना दिया है। 53,800 से 54,000 का जो बेस था, अब मेरे ख्याल से वो बेस शिफ्ट होकर 54,400 54,500 पर आ गया है। और 54,800 के ऊपर अगर आप टिके और अगर 54,800 के ऊपर अगर आप बंद हो गए तो फिर मुझे लग रहा है कि फिर अगली जो रैली है ना वो शायद बैंक निफ्टी भी लीड कर सकता है। तो ये एक मेरा व्यू रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर। चलिए, आई थिंक टेक्निकल कॉल्स हो गई थी, गौरांग जी भी जुड़ गए शो में। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। गौरांग जी बताइए आपका पसंदीदा स्टॉक। धन्यवाद अनुज जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो विकल्प के रूप में वित्तीय क्षेत्र की चर्चा हो रही थी, अभी आप बात कर रहे थे, तो बैंक्स में से नहीं लेकिन एनबीएफसीज में से एक पसंद काफी लंबे समय से रही है। छोटा डिस्क्लोजर देना अनिवार्य होगा कि जो भी राय आपके समक्ष रखेंगे निवेश लायक की हमारी रिसर्च टीम की तरफ से, इसमें हमारी कंपनी जियोजेट अथवा मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हो सकता है उनका निवेश हो। तो
श्रीराम फाइनेंस अनुज भाई काफी लंबे समय से खरीदारी की राय रही है और जिस प्रकार से पहली तिमाही के नतीजे रहे थे और जो घोषणाएं इन्होंने की है, हमें लग रहा है कि आने वाले सालों में इनका कारोबार जो है, लोन बुक जो है खास करके, वो बेहतर तरीके से बढ़ेगी। लक्ष्यांक के रूप में, अनुमानित लक्ष्यांक मैं आपको बता सकता हूँ, करीबन 750 के आसपास के लक्ष्यांक। ओके, श्रीराम फाइनेंस ही गौरांग जी के पिक आती हुई और अच्छा परफॉर्म कर रहा है, गेनर्स में शुमार, डेज हाई पर 2.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। थोड़ी देर में बात करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि बीएसई और एंजल वन आके टूट क्यों रहे हैं और लूजर्स में शुमार है। लेकिन उससे पहले कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। औरो फार्मा देखिए टॉप गेनर्स में शुमार, 5% से ज़्यादा की तेज़ी आज के सेशन में हमें देखने को मिली और पूरा फार्मा स्पेस इनफैक्ट मजबूती के साथ कर रहा है कारोबार। जेंटिवा वाली जो डील थी उससे पीछे हटी औरो फार्मा, ये खबर थी और उसके बाद ये कहीं ना कहीं स्ट्रीट को अच्छी लगी है। इन स्तरों पर बड़ा रिलीफ है, बड़ा रिलीफ है ये श्रेया एक्चुअली। जो सुबह मतलब पहले एक बार जब स्टॉक गिरा था, आई थिंक एक्चुअली उस दिन स्टॉक गिरना था वो तो तय था, क्योंकि जब आप इतना बड़ा एक्विजिशन करने जाते हैं तो मार्केट को कभी पसंद नहीं आता। देखिए क्या होता है ना, कई बार हो सकता है कि वो एक्विजिशन जो आप ले रही कंपनी उसके लिए अच्छा हो, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन मार्केट को नहीं पसंद आना था, इसके लिए वो स्टॉक गिरा था। लेकिन अब एक राहत की सांस है। प्लस क्या होता है ना, अभी वापस फार्मा में थोड़ी सी बाइंग आ गई है। देखिए अब क्या, जैसे कल ओरेकल क्यों इतना चल गया था, क्योंकि कल आईटी में वैसे भी बाइंग थी, आज इसलिए भी थोड़ा सा चल गया क्योंकि आज वैसे ही थोड़ा फार्मा में एक फ्लेवर वापस लौटा है, इस वजह से थोड़ा सा चल गया। लेकिन शानदार मूव्स हैं। आई थिंक आप टेक्निकल व्यू लेने चाह रही थी। मैं पूछना चाह रही थी गाबा सर आपसे कि औरो फार्मा इन लेवल्स पे अब चेस किया जाए क्या? काफी चला आज के सेशन में, या फिर थोड़ा वेट करें? मेरे ख्याल से चला है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन स्ट्रक्चरली देखेंगे तो मूव तो आज शुरू हुआ है, इस हफ्ते शुरू हुआ है। अब एक दिन और भी बाकी है। एक बहुत ब्रेकआउट चाहिए था 1050 1060, वो मिला। आज वो ब्रेकअवे गैप मिला है। अब ट्रेड करा 1100, थोड़ा नजरिया बढ़ा देना चाहिए, बस उतना करना चाहिए और कुछ नहीं। टारगेट मेरे ख्याल से 1200 तक जा सकता है, मैटर ऑफ टाइम। स्टॉप होगा डीप 1060 का, अब 1100 पे है, मतलब 40 रुपीज का स्टॉप, करीब 40-45 रुपीज का स्टॉप है और करीब 100 रुपए का टारगेट पॉसिबल है यहाँ से। तो यस, अब मूव ऑन है, लेकिन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्चर होते रहेंगे। इस स्लाइडली पुल ट्रेड और फार्मा। ओके, और फार्मा अप मूव ऑन है। दो स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे हम, बीएसई और एंजल वन का, जो लूजर्स में शुमार है। आज क्यों शुमार है? सेबी की कल की बोर्ड बैठक से पहले कैपिटल मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और खबर ये आ रही है कि मार्केट रेगुलेटर वीकली एक्सपायरी खत्म करने पर जल्दी ही कंसल्टेशन पेपर ला सकता है। और CNBC TV 18 की एक्सक्लूसिव खबर है, लेकिन पूरी डिटेल समझते हैं यश से। यश, गुड आफ्टरनून। बताइए, बीएसई, एंजल वन, नुवामा, सभी स्टॉक्स में आज भारी गिरावट, क्यों? गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि अगस्त 21 को सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे जी जो है, उन्होंने एक इंटेंशन एक्सप्रेस किया था लंबी अवधि के डेरिवेटिव्स के बारे में। अब वही इंटेंशन, वही इच्छा को आगे लेते हुए हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि मार्केट रेगुलेटर से भी एक कंसल्टेशन पेपर जल्दी ला सकता है और ये कंसल्टेशन पेपर होगा जो वीकली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी है, ऑप्शंस एक्सपायरी है, उसको हटाने के रिलेशन में। ये कंसल्टेशन पेपर हमारे सूत्रों के हिसाब से अगले 1 महीने के अंतर्गत में सेबी रिलीज़ कर सकता है। और एक और थॉट जो सेबी के अभी पास है, जिस पे विचार चल रहा है, वो है कि अगर सेम डे यानी कि एक ही दिन पे सभी एक्सचेंजेस की एक्सपायरी रखी जाए, ताकि वो NSE हो, BSE हो या कोई छोटे एक्सचेंजेस हो, वो एक्सपायरी बढ़ाए नहीं बल्कि एक ही सेम डे पे ये एक्सपायरी हो। हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि सेबी ऑफ कोर्स इस चीज़ पे विचार कर रहा है अभी, और अल्टीमेट इंटेंशन जो है, जो इच्छा है सेबी की, वो है एक मंथली एक्सपायरी की तरफ चलने की। पर इसमें एक ग्लाइड पाथ हो सकता है, यानी कि एक स्मूथ प्रोसेस हो सकता है। शायद इसमें पहले 15 दिन पे एक्सपायरी रखी जाए, फिर कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद महीने भर में की जाए, बट अल्टीमेट इंटेंशन है कि महीने में एक एक्सपायरी होनी चाहिए। इन सभी पे एक कंसल्टेशन, डीप कंसल्टेशन पेपर आ सकता है, जैसे मैंने कहा, अगले 1 महीने में। और अगले 1 हफ्ते में जो कि एक्सचेंजेस है NSE और BSE, उन्हें एक इनफॉर्मल स्टेक होल्डर व्यू के लिए बुलाया जा सकता है, उनसे ये प्रपोजल डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रपोजल पे सेबी काम कर रहा है और वो है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट करने का
कम करने का। इस संदर्भ में भी सेबी के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, सजेशंस है जो सेबी अभी कंसिडर कर रहा है, पर ये सजेशंस लगभग एक थ्रेशोल्ड सेट करने के अंतर्गत है जिससे रिटेल पार्टिसिपेशन को लिमिट किया जा सके। उसके अलावा सेबी इस पर भी विचार कर रहा है कि कैश मार्केट के वॉल्यूम्स को कैसे बढ़ाया जाए। ये सारे जो है मुद्दे वो सेबी विचार कर रहा है अभी, और कोई भी फाइनल मूव आने से पहले एक बहुत कंसल्टेटिव प्रोसेस के द्वारा कोई डिसीजन मार्केट रेगुलेटर सेबी लेगा। बिल्कुल यश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं, सेबी चेयरमैन ने कहा भी था कि वो एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आएंगे, और इन नो अनसर्टेन टर्म्स उन्होंने ये बात बोली भी थी कि थोड़ा सा ज़रूरत है कि अब ये टेन्योर बढ़ाया जाए। वैसे आपको पता है श्रेया, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं निफ्टी ऑप्शंस के, जिसमें कोई लिक्विडिटी होती ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि सबको वो छोड़िए, 2 महीने के ऑप्शन, फार मंथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ में होती ही नहीं है लिक्विडिटी। नियर मंथ जो होता है उसमें भी एक्सपायरी वीक के आसपास आके जाके थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ने शुरू होते हैं, वरना सबको चस्का तो इसी का था, वीकली ऑप्शंस का ही था, इस वजह से। खैर एनीवे, इस पर भी बात करेंगे। एक काम करते हैं, एक और स्टॉक एड्रेस कर लेते हैं, 2 और स्टॉक्स एड्रेस कर लेते हैं जो फोकस में, औरोबिंदो फार्मा और एनएलसी इंडिया। स्टॉक्स ऑफ द डे में एक बार यतिन के पास चलते हैं, उन दोनों स्टॉक्स को एड्रेस करते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और औरोबिंदो फार्मा, ये काउंटर सुबह से ही आपको एक गैप अप होता हुआ नजर पड़ रहा था, और अभी भी स्टॉक डेज हाई पे कारोबार कर रहा है। 1100 के पार लगभग 6% तक की यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। रीजन इसका ये है कि जेंटिवा को खरीदने की जो कंपनी की योजना थी, उसको आउटबिड करता हुआ एक प्राइवेट इक्विटी फंड GTCR यहाँ बोली जीतता हुआ दिखाई पड़ रहा है फाइनेंशियल टाइम्स के हिसाब से। और कहीं ना कहीं औरोबिंदो फार्मा जो रेस में आगे माना जा रहा था, अब कोई भी प्रकार का एक्विजिशन जेंटिवा का वो नहीं करेंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ऑब्वियसली औरोबिंदो फार्मा ने या जेंटिवा ने इस पर ऑफिशियल कमेंट्री नहीं दी है, लेकिन हाँ, अब ये लगभग तय है कि प्राइवेट इक्विटी फंड अब जेंटिवा को जो है एक्वायर करेंगे, और वहाँ औरोबिंदो फार्मा का कोई रोल नहीं रहेगा। कंसर्न्स थे बैलेंस शीट को लेके, लेवरेज को लेके, जो अब LA होते हुए नजर पड़ रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर हम FNO का डेटा देखें तो 3-4 क्लाइंट्स में आप देखेंगे कि जो NSE का डेटा आता है, बहुत हेवी शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप थी इस इवेंट में, तो कहीं ना कहीं वो शॉर्ट कवरिंग का भी असर आपको काउंटर में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वो है NLC इंडिया, जहां काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लगभग 6% स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रही है, क्योंकि येस्टरडे एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर जारी किया जहां वो क्रिटिकल और एटॉमिक मिनरल को पब्लिक कंसल्टेशन की जो पहले मांग थी या जो प्रोसेस था, उस पर छूट मिलेगी। कोई भी प्रकार का पब्लिक कंसल्टेशन नहीं करना होगा, क्योंकि ये एग्जेम्पशन इसको दिया जा रहा है। ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और पब्लिक एटॉमिक डिपार्टमेंट ने मांग की थी। ऑब्वियसली NLC इंडिया क्यों आज फोकस में है, क्योंकि कंपनी अपनी क्रिटिकल मिनरल कैपेसिटी को 1 मिलियन टन तक बढ़ाने की योजना बना रही है FY 30 तक, और छत्तीसगढ़ में ऑलरेडी इन्होंने एक माइन जीती है जहां फॉस्फोराइट और लाइमस्टोन की माइंस हैं, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स गिने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्रिटिकल मिनरल की जो सरकार की योजना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको एक्सेलरेट किया जाए, और कम से कम परमिशंस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जल्द शुरू कर दिया जाए, उसके चलते NLC इंडिया में तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया हितिन। तो NLC इंडिया इस पर नज़र रहेगी, और औरोबिंदो फार्मा पर भी नज़र रहेगी। एक स्टॉक और लेकर आइए जरा एक बार, कोटक महिंद्रा बैंक सुबह के हाई को क्रॉस कर रहा है। ये देखिए, कल सुबह का हाई अभी भी थोड़ा दूर है, करीब 1990 पे था, लेकिन आज सुबह जिस लेवल पर खुले थे उसके बाद जो थोड़ा नीचे आया था, उस लेवल को क्रॉस कर रहा है। अभी भी पैनल ने पिक भी दी यहाँ पर CNBC आवाज़ पर। इसके अलावा आप देखिए PSU बैंक निफ्टी ये अच्छे मोमेंटम में। एक्सिस बैंक आई थिंक आज सुबह वीडियो ने स्पॉट किया था, एक्सिस बैंक में भी ठीक ठाक मोमेंटम है इस समय। और इसके अलावा निफ्टी देखिए, अब किसी भी मोमेंट शायद हम कल के हाई को क्रॉस करें 25,018 पर। इस समय निफ्टी आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हिंदुस्तान जिंक में भी अच्छे मूव्स। अच्छा, बात हो रही थी वो यश की उस स्टोरी पर। गौरांग जी, अब BSE का स्टॉक 3,000 से करेक्ट होकर 2200-2100 तक तो आ चुका है। इस लेवल पर क्या वीकली एक्सपायरी का खत्म होना पूरी तरह से भाव में है, या स्टॉक और करेक्ट हो सकता है यहाँ से? करीबन 4.5-5% आसपास की गिरावट है। अनुज भाई, पहले भी हमने ऐसी इस प्रकार की प्रतिक्रिया देखी है जब भी कोई बड़ा परिवर्तन सेबी की तरफ से होता है, खास करके FNO सेगमेंट में। हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव आने वाले 1 या दिन में देखने मिले, लेकिन क्या इससे बहुत बड़ा असर नतीजों पर आएगा या फिर कामकाज पे आएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है।
मेरे ख्याल से ये एक छोटी अवधि के लिए शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति। ओके, छोटी अवधि के लिए शायद थोड़ी बहुत नकारात्मक परिस्थिति होगी यहाँ पर, लेकिन इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, टॉप कैश कॉल का समय हुआ। हमारे साथ गाबा सर, सचिन जी और अमित जी हैं। गाबा सर, आप बताएं टॉप कैश कॉल। मुझे अरविंद पसंद है। अरविंद का जो सेटअप है सही लग रहा है मुझे। 326 के आसपास अरविंद ट्रेड कर रहा है और मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 320 का, 6 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट मेरे ख्याल से 340 है। यस अरविंद। ओके अरविंद, गाबा सर के पिक, यहाँ पे खरीदारी की राय। सचिन जी आप बताइए, टॉप कैश कॉल के लिए आपने क्या पिक किया? श्रेया, मुझे यहाँ पर डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में मुझे लग रहा है कहीं जाकर एक इमीडिएट स्केल पे एक बॉटम नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसने पिछले कुछ दिनों का प्राइस बिहेवियर है, अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एक करेक्टिव वेव इसने कंप्लीट की है। कल के सत्र में एक एंगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन था डेली चार्ट्स पे, जिसका कंफर्मेशन आज के सत्र में आ चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छी तेजी बन सकती है काउंटर में। इनफैक्ट नियर टर्म का जो इसका एक स्विंग था 3500 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर लेवल भी रिविजिट होगा। तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से फिलहाल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 3210 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से 3360 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 3500 का। खरीदारी करने की सलाह होगी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के काउंटर में। ओके, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ये हो गई सचिन जी की ट्रेड। अमित जी बताइए, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी गुड आफ्टरनून अनु जी। अनु जी, मुझे जेके टायर पसंद आ रहा है। जेके टायर पिछले 5-7 दिनों से एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था और आज के सत्र में हमने उस रेंज का ब्रेकआउट देखा है। स्टॉक 200 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हम छोटा सा ही रखेंगे, लगभग 363 रुपीज का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 380 के। ओके, जेके टायर, अमित जी के पिक, यहाँ पर खरीदारी की राय। अच्छी तेजी इस पर्टिकुलर काउंटर में पिछले कुछ सत्रों से हमें देखने को मिल रही है। कल भी चढ़कर ही कारोबार कर रहा था, 3% आज के सेशन में अप। यहाँ पे कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं जहाँ पर अच्छी तेजी। NHPC रखी स्क्रीन पर, मानस जी की सुबह की पिक भी थी और काफ़ी ब्रोकरेजेस पे बुलिश भी हैं। 3.5% ज़्यादा की तेज़ी 82 के लेवल पर NHPC साथ ही आज का बिग स्टॉक्स गेल रखे एक बार स्क्रीन पर। बिग स्टॉक्स में शुमार और शानदार रैली शुरुआत से हमें देखने को मिली। गेल 2.5% से 3.25% अप आज के सेशन में। पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस आपको अच्छा नजर आएगा। मानस जी एक बार गेल देख लीजिएगा आप, 2.5 से 3.25% की तेजी। यहाँ आपसे क्या करें अब, 178 के लेवल पर चेज करें? तो देखिए, गेल में एक बॉटम तो डेफिनेटली 170 के आसपास बना है। आज स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। मेरा समझना है कि अगर एक ट्रेडिंग कॉल लिया जाए तो आप 200 डे मूविंग एवरेज को टारगेट कर सकते हैं, जो कि 184 है। तो अगर एक ट्रेड लॉन्ग साइड पे लेना है तो 175.50 का स्टॉप लॉस लगाएं और 184 के टारगेट सेट करें। ओके, चलिए काम करते हैं। एक बार भारती का स्टॉक रखिए जरा स्क्रीन पर। भारती में आज अच्छा मूव आ रहा है इस समय। ये स्टॉक का ठीक ठाक मोमेंटम दिखाता हुआ 1912 पर इस समय भारती एयरटेल। नीरज दीवान जुड़े हैं हमारे साथ, एक बार उनसे बात करते हैं। नीरज जी गुड आफ्टरनून। नीरज जी, पहला सवाल आपसे मेरा होगा कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स पर। आज फिर से BSE और एंजल वन के स्टॉक में बड़ी गिरावट, आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्पेस को? गुड आफ्टरनून। मैं पॉजिटिव हूँ कैपिटल मार्केट रिलेटेड स्पेस से। इस स्पेस से हमको करेक्शन देखने को मिली। जो एक्सपायरी के रिलेटेड न्यूज़ फ्लो था, जो सेबी की कुछ चेंजेस हुए हैं उसके रिलेटेड, या वो कुछ करना चाहते हैं चेंजेस। मुझे लगता है कि वॉल्यूम जो थोड़े BSE में कंसर्न था, एक्सपायरी चेंज होने के बाद भी वो पिकअप कर जाएंगे आगे चलते हुए। ये एडजस्टमेंट होगी और पिकअप जरूर होगा। अगर कुछ एक्सपायरी रिलेटेड ऐसा एक्शन होता है कि वीकली एक्सपायरी बंद हो जाती है और फोर्टनाइटली होती है, तो उसका एक रिएक्शन जरूर आएगा मार्केट के अंदर। बट मैं अदरवाइज पॉजिटिव हूँ कैपिटल मार्केट स्पेस में। जैसे आपके जो म्यूचुअल फंड रिलेटेड स्पेस में लिस्टेड है, आई थिंक उसमें काफी अच्छा स्कोप है। म्यूचुअल फंड में तो ग्रोथ जैसी देखने को मिली है, आई थिंक आगे चलते हुए भी वो कंटिन्यू करेगी। वेदर नाम है, HDFC एसेट मैनेजमेंट है, तो ये आई थिंक ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ग्रोथ लगातार मिलेगी। उसके अलावा जो रिलेटेड स्पेस है, कैम्स के फिनटेक, म्यूचुअल फंड रिलेटेड रजिस्ट्रेशन वगैरह जो करते हैं, संभालते हैं काम, वो भी एक अच्छा स्पेस है। वहाँ भी मुझे लगता है कि एक लॉन्ग टर्म
पोर्टफोलियो के लिए अच्छे स्टॉक्स हैं। तो मैं पॉजिटिव हूँ इस पूरे स्पेस के लिए। करेक्शन हुई है और थोड़ा नीजक रिएक्शन और भी हो सकता है अगर कुछ और चेंज हुआ एक्सपायरी रिलेटेड, बट ओवर द लॉन्ग टर्म दिस इज अ गुड सेक्टर टू बी इन्वेस्टेड इन। ओके, बीएससी लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा लग रहा है, लेकिन पिछले 2 दिन के सेशन में अगर आप देखें तो 8% से ज़्यादा करेक्ट हो गया। वीकली एक्सपायरी को लेकर जो सवाल पैदा हो रहे हैं उसका डेंट पड़ा बीएससी जैसे स्टॉक्स में। कुछ और स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेज़ी आप देखिए, इनफैक्ट एफएमसीजी स्पेस से मैं देख रही थी आईटीसी, साथ ही नेस्ले इंडिया डेज हाई पर आके कारोबार करता हुआ। ब्रिटानिया में भी आज अच्छा मूव है, लगभग 2%। नेस्ले इंडिया हमने काफ़ी बार जिक्र किया, एक बार ब्रिटानिया रखेंगे स्क्रीन पर। लगभग 2% की तेज़ी के साथ ब्रिटानिया डे हाई पर निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी। सोमिल जी, ब्रिटानिया का चार्ट देखिए, एफएमसीजी स्पेस में ये पर्टिकुलर काउंटर कैसा लग रहा है आपको, लेने लायक है कि नहीं, और अगर जिनके पास है ऑलरेडी पोर्टफोलियो में उनको क्या हिदायत? आई थिंक ब्रिटानिया बहुत ही अच्छा चार्ट है। यहाँ से डाबर, ब्रिटानिया, मरीको, ये सारे ही बहुत अच्छे स्टॉक्स है जो पोर्टफोलियो में होने चाहिए एज अ पोजिशनल पिक, लॉन्ग टर्म पिक भी डेफिनेटली। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो वो 6070 के आसपास एक शॉर्ट टर्म अगर स्टॉप लॉस चाहिए तो 6070 का एक स्टॉप लॉस लगा के ओपन रख सकते हैं पोजीशन एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लेकिन नया पोजीशन नहीं बना सकते क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छा रन अप हो चुका है, और ऊपर में मुझे लगता है जो टारगेट है वो अराउंड 6470 के आसपास हो सकता है। ओके, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, लेकिन जिनके पास है वो होल्ड करे। 6470 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है ब्रिटानिया में, अच्छा मूव। चलिए अब वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शन का। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे हम सोमिल जी से, मानिस जी से, अमित जी से। सोमिल जी, आपसे ही शुरुआत बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए क्या चुना आपने? मैंने चुना है, सॉरी, मैंने चुना है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में कॉल ऑप्शन लेंगे। 30 सितंबर का एक्सपायरी होगी। कॉल ऑप्शन होगा 1900 का, दैट विल बी स्ट्राइक प्राइस। और यहाँ पे जो प्राइस है 34 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे 27 के आसपास का एक छोटा सा स्टॉप लॉस रखेंगे, और मुझे लगता है कि ऊपर में ये 47-48 के टारगेट्स दिखा सकता है। भारतीय एयरटेल का 1900 का कॉल लेंगे आप, इन द मनी कॉल है, ध्यान रखिएगा, इस पे आप ट्रेड लेंगे। मानस जी, आपने क्या पिक किया? देखिए, औरो फार्मा पे अनुज जी मेरा ध्यान है। मॉर्निंग में मैंने 1100 के कॉल ऑप्शन की बात की थी, और वो अपने टारगेट के काफी करीब है। अब आप 1120 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 26 रुपए पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इसमें खरीदारी करिए। 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 50 रुपए के टारगेट सेट करेंगे 1120 के कॉल ऑप्शन में औरो फार्मा। और बिंदु फार्मा, ये हो गई धमाकेदार ऑप्शन की पिक मानस जी की तरफ से। अमित जी, आपकी पिक? जी शेयर जी, मैं टाटा केमिकल के 960 के कॉल ऑप्शन के साथ जाऊंगा। टाटा केमिकल का अगर चार्ट देखें तो काफी नैरो रेंज में मूविंग एवरेजेस के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। आज के सत्र में मोरलेस यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट है। 960 के कॉल रेटर्स अंडर प्रेशर है, तो इसे बाय करें। लगभग 22 रुपीज के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 14 का, और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 38 रुपीज के। ओके, चलिए मीन वाइल एक बार जरा आप निफ्टी लेकर आइए और उसके साथ रखिए बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। क्यों बता रहा हूँ मैं ये, क्योंकि देखिए 2 चीज़ें क्लियर हैं। निफ्टी पर 25,000 से 25,050 में थोड़ी रेजिस्टेंस है, और बैंक निफ्टी 54,800 वो एक लक्ष्मण रेखा है। देखिए 5 मिनट की कैंडल में श्रेया 100 पॉइंट गिर गया बैंक निफ्टी। वो जैसे ही 54,800 के करीब गया, और 54,800 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक 54,800 क्रॉस नहीं होगा ना, ये रिस्क रहेगा हमेशा। लेकिन एक फीलिंग आ रही है कि शायद इस बार क्रॉस करे, लेकिन अभी तो दिक्कत है। अभी भी बैंक निफ्टी में क्लियर कट ब्रेकआउट नहीं है। जब तक वो 54,800 की रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होगी तब तक थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। और एक दो स्टॉक देखिए आप, ICICI बैंक, HDFC बैंक, ये चलने को तैयार नहीं। इवन कोटक देखिए आप, कोटक एक सेंस बन रही थी कि शायद रैली आ रही है, लेकिन कोटक फिर गिर गया इंटरडे में। ये देखिए हाइज से। एक्सिस बैंक है सिर्फ जो आज थोड़ा सा चला है रिलेटिवली बड़े प्राइवेट बैंकों में, वो भी ऑफ हाइज है, लेकिन थोड़ा सा बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस आ रही है 54,800 के आसपास। 54,800 का इंपॉर्टेंट लेवल, जब तक वो ब्रीच नहीं करता तब तक बड़ा क्वेश्चन मार्क। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और सरकार की टैक्स रिफॉर्म और अर्निंग्स ग्रोथ से एफआईज की भारतीय बाजारों में खरीदारी वापस आएगी, ये कहना है HDFC AMC के MD एंड CEO
नवनीत मनोज जी का और हमारी खास पेशकश गेट रिच में सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल से बातचीत में उन्होंने कहा कि रिफॉर्म का बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ पर पॉजिटिव असर दिखेगा। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। बाजार पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड बदलने के संकेत दे रहा है। आरबीआई की दरों में कटौती के बाद जीएसटी में कमी के साथ ट्रंप के रुख में नरमी जैसे कई ट्रिगर्स बाजार को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे बाजार में कहां दांव लगाना चाहिए, मार्केट इनसाइट्स और कमाई वाली थीम्स पर चर्चा करने के लिए आज गेट रिच की कड़ी में हमारे साथ हैं एचडीएफसी एएमसी के एमडी और सीईओ नवनीत मनोज। नवनीत जी, शुक्रिया आज सीएनबीसी आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज। एफआईआई की होल्डिंग भारतीय मार्केट में 2012 के बाद सबसे लोएस्ट लेवल पर आ गई है। तो क्या हम एक उस फेज़ में आ रहे हैं जहां पर, देखिए, हम कभी ये नहीं कह सकते कि हमें एफआई का पैसा नहीं चाहिए, हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें फॉरेन कैपिटल हमेशा चाहिए, लेकिन क्या हम एक स्टेज पर आ रहे हैं जहां मार्केट धीरे धीरे थोड़ा आत्मनिर्भर बन रहा है, उनके टेंट्रम्स का शायद उतना इम्पैक्ट हमारे ऊपर ना पड़े जितना एक समय पहले पड़ा करता था? हमारे करियर में अनुज याद है, जब भी आपसे मिलते थे तो हम यही ज़्यादा डिस्कस करते थे कि एफपीआई बेच रहे हैं या एफपीआई ले रहे हैं। तब हमने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब एफपीआई के नंबर्स इररेलेवेंट हो जाएंगे। पर आपने बिल्कुल सही कहा, भारत को दोनों चाहिए, घरेलू निवेश भी चाहिए और बाहर का निवेश भी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि जो भी हम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था में, जो भी हम कर रहे हैं, और भारत ही एक देश है, आप नेपाल से लेकर फ्रांस तक देख लीजिए, आप अमेरिका से लेकर चीन तक देख लीजिए, जहाँ पर राजनीतिक, आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक जो स्थिरता हमारे यहाँ पर है वो बहुत कम देशों में है। कोई ना कोई समय पर मुझे जब लगता है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स की थोड़ी वृद्धि बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, और थोड़े से वैल्यूएशन जब उसके ऑटोमेटिकली ठीक लगने लग जाएंगे, मुझे लगता है कि विदेशी निवेशकों का भी काफ़ी पैसा आएगा। और आप प्राइमरी मार्केट में देख लीजिए अनुज, आप करीब करीब हर आईपीओ में देख लीजिए, करीब करीब आप हर उसमें ओएफएस वगैरह में देख लीजिए, तो उसमें कई सारे नामचीन विदेशी निवेशकों का नाम रहता है हमेशा। तो ये तो राष्ट्र के लिए अच्छा है कि कहीं ना कहीं एक आत्मनिर्भरता पूंजी बाजारों में तो आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने बात कही कि जो जिस तरीके से सिचुएशन बेटर होनी शुरू हुई है, एक सवाल ये बनता है कि पिछले एक हफ्ते मार्केट भागा है, लेकिन अच्छी से अच्छी खबर पर भी एक मार्केट में वो रैली नहीं थी। मतलब आप देखिए, जीडीपी का इतना अच्छा नंबर आया 7.8% का, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने इतना बड़ा जीएसटी का रिफॉर्म अनाउंस किया, जीएसटी कट का, उसके बाद वो आ भी गया और एकदम क्लीन जीएसटी कट आया, उसके बाद भी वो फीलिंग नहीं आई कि वो बुल मार्केट वापस शुरू हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जब भारत पर टैरिफ लगाया गया और उसके बाद जब टैरिफ बढ़ाया गया, तो उसके बाद सबको ऐसा लग रहा था कि भारत के बाजार तो नीचे ही रहेंगे अगले 6 महीने 12 महीने। पर उसके बाद अगर हम वो बॉटम देखें, वहाँ से हम 10-12% ऊपर हैं। मुझे लगता है कि जैसे ही अगर 1-2 क्वार्टर में जो भी हमने रिफॉर्म्स किए हैं, चाहे हमने ब्याज की दरों में कटौती करी है, आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाई है, अभी ये जो हमने जीएसटी में कट किया है, पर्सनल इनकम टैक्स में कट किया है, इन सब का प्रभाव जब कंजम्पशन पर दिखेगा, गवर्नमेंट कैपेक्स चालू रख रही है, थोड़ा सा प्राइवेट कैपेक्स दिखेगा, तो जब कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में थोड़ी सी बढ़ोतरी दिखेगी, मुझे लगता है वो जब समय होगा जब आपको यहाँ से वहाँ पर अपटिक दिखेगा। वैल्यूएशंस भी ज़्यादा थे अनुज, पिछले साल जब भी हमने बात करी, दिवाली के शो पर करी, साल के शुरुआत में करी, पिछले साल जब भी हमारी बात हुई, यही हुई थी कि कुछ ऐसे सेगमेंट्स हैं बाजार के जहाँ पर वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली मिड एंड स्मॉल कैप में। अभी थोड़ा टाइम करेक्शन हो गया 1 साल का, और थोड़ा सा प्राइस करेक्शन हो गया कई स्टॉक्स में, तो अब धीरे धीरे मौके बनने लगेंगे। टैरिफ वाला मामला वाकई में भारतीय मार्केट के लिए अगर ये रिजॉल्व अच्छे से ना हो तो क्या वाकई में एक बड़ा हेडेक बन सकता है? या फिर जिस तरीके के रिसेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप साहब के ट्रूथ्स रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी उनको जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, एक सेंस बन रही है क्या? पीयूष गोयल जी आए थे हमारे चैनल पर, बोल के गए थे कि नवंबर तक ट्रेड डील हो जाएगी, तो क्या मान के चलें कि ये एक मार्केट होप लेके चलेगा कि वो जो 50% टैरिफ था वो सिर्फ एक नेगोशिएशन टैक्टिक थी और ट्रेड डील जल्द होगी? मुझे लगता है कि भारत ने बहुत ही धैर्य, बहुत ही संयम और बहुत ही मैं कहूँगा कि सूझबूझ के साथ इस स्थिति को मैं कहूँगा निकाला है। और कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों में टैरिफ या टैरिफ के बगैर भी जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ की हमने बात करी, जिस तरह का डीरेगुलेशन या सिंप्लीफिकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम कार्य कर रहे हैं, आई थिंक उस सबका एक दूरगामी अच्छा परिणाम होगा। और टैरिफ का मुझे पूरा विश्वास है, भारत और अमेरिका टेबल पर बैठकर दोनों सरकारें
जरूरी चाहेगी कि ये भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रही है। भारत के पास टैलेंट है, भारत के पास डेमोग्राफिक्स है। अगले 10, 15, 20 साल में सबसे ज़्यादा कंज्यूमर भारत देने वाला है, सबसे ज़्यादा लेबर फोर्स भारत देने वाली है, और एक ऐसी डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल स्टेबल गवर्नमेंट है। तो इससे तो विश्व का कोई भी देश हो, विश्व की कोई भी अगर शक्ति हो, तो वो चाहेगी कि भारत से मित्रता रहे। मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका को ऐसा रहेगा कि हमें भारत से एक जो ये टैरिफ का युद्ध है वो लंबे समय चलाना है, किसी हालत में भी नहीं चलाना है। चलिए, ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरा जो बड़ा ट्रिगर रहा है पिछले कुछ दिनों में, वो था जीएसटी का कट। एक्चुअली जीएसटी कट को मैं आइसोलेशन में नहीं देखता। मेरे ख्याल से जो सरकार ने शुरुआत की थी फरवरी में बजट में इनकम टैक्स कट के साथ, पर्सनल इनकम टैक्स कट के साथ, उसके बाद जिस तरह से लगातार आरबीआई ने रेट कट्स किए, उन सब का एक इम्पैक्ट देखने को मिला। तो इसको फिर आप अब किस तरीके से, इसको आप कितना बड़ा रिफॉर्म मानते हैं आगे जाते हुए? बहुत बड़ा। इन सबको अगर मैं एक साथ देखूं तो 2 या 3 चीज़ें हैं। ये एक तो सरकार का जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो सिंप्लीफिकेशन वाले पार्ट को आप इग्नोर मत करिए। एक तो रेट कट है, टैक्स का रेट पर्सनल इनकम टैक्स पर और जीएसटी पर है। दूसरा जो सिंप्लीफिकेशन पर ध्यान जा रहा है, डिजिटलाइजेशन पर जो ध्यान जा रहा है, ये सब मिलके क्या करेगी, फॉर्मलाइज करेगी इकोनॉमी को। तो फॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ी फोर्स है। उसकी वजह से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टैक्स टू जीडीपी बढ़ेगा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बेटर होएगी, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, इनोवेशन बढ़ेगा। उसको हम मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। एक जो हमारा बड़ा सेक्टर नहीं चल रहा है वो है लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स। क्या एक हम स्टेज में आ गए हैं जहां बैंकों को पैसे मिल ही नहीं रहे और वो सारा का सारा पैसा बाकी एसेट क्लासेस को चेज कर रहा है, खास तौर से इक्विटीज? मुझे लगता है एक तो एक गलत धारणा है कि अगर यहाँ पैसा आ जाएगा तो बैंकों की डिपॉजिट पर असर होगा। अगर अनुज आपने कोई हमारे फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाया तो वो आपके बैंक अकाउंट से इस बैंक अकाउंट में आ गया। हमने कोई शेयर खरीदा और उसने बेचा तो उसके बैंक अकाउंट में चला गया। डिपॉजिट तो जब कम होगी कि अगर कैश विद पब्लिक बढ़ जाए, अगर लोगों ने एटीएम से पैसा निकाल लिया तो वो डिपॉजिट कम होगी, या फॉरेन इन्वेस्टर ने बेच दिया और वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होकर देश से बाहर पैसा चला गया तो डिपॉजिट में फ़र्क पड़ेगा। बाकी तो ये सब सर्कुलेशन से डिपॉजिट पर बड़ा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और मुझे लगता है कि अंडर पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा है अभी भी फाइनेंशियल सर्विसेज में, ओवरऑल क्रेडिट टू जीडीपी कम है। आरबीआई ने जिस तरह के कदम उठाए, कहीं ना कहीं बैंकों में वापस जब क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी तो मुझे लगता है उन्हें फ़ायदा ही होगा। ओके, तो मतलब बैंकों को लेकर कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि देश का सबसे बड़ा सेक्टर है, मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है। बिल्कुल। और वैल्यूएशन मुझे लगता है कि अभी अच्छे, अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज के नज़रिए से देखें तो प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में वैल्यूएशन उनके ठीक है अभी। ओके, तो इस समय अगर ऑब्वियसली आप थोड़ा सा, अब आप सीईओ की पोजीशन में पे हो तो वो सीआईओ वाला हैट शायद आप अब थोड़ा कम पहनते हैं, लेकिन नहीं, पर हमारे फंड मैनेजर से सुनते हैं तो फंड मैनेजर्स कहते हैं, जैसे आपने फाइनेंशियल्स की बात करी, चाहे बैंक्स हो या दूसरे कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेक्टर्स वगैरह हैं, जहाँ पर अगर धीरे धीरे सेविंग्स का एक बड़ा उधर जा रहा है हिस्सा। ओवरऑल कंजम्पशन में भी पिछले 3-4-5 सालों में सरकार का एक बड़ा ध्यान रहा था कि केपेक्स बढ़ाना है, तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप पर, चाहे रोड्स हो, रेलवेज हो, रिन्यूअल्स हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, उन सब पर बहुत ध्यान दिया है। अभी मुझे लगता है कि सरकार को लग रहा है कि कंजम्पशन को भी किस तरह से लोगों के हाथ में और ज़्यादा पैसा छोड़कर, चाहे पर्सनल इनकम टैक्स के जरिए ब्याज की दरें काट के, या जो हमने जीएसटी की बात करी, तो उसका एक कंजम्पशन पर फ़ायदा होगा। 2-3 साल से मॉनसून अच्छा है, ओवरऑल वाटर लेवल सब जगह पर अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोनों रूरल इकॉनमी और अर्बन इकॉनमी में उसका एक पॉजिटिव असर हमको देखने को मिला। तो गेट रिच का इंटरेस्टिंग चंक आपने सुना। गेट रिच काफ़ी पॉपुलर लोकप्रिय सेगमेंट सीएनबीसी आवाज़ के सभी दर्शकों के बीच, और एचडीएफसी एएमसी के एमडी एंड सीईओ नवनीत मुनोट जी से खास बातचीत। क्या इंसाइट्स, क्या कुछ रहा, बड़े मुद्दों पर चर्चा हुई? बिल्कुल, देखिए नवनीत जी से तो हमेशा बड़े मुद्दों पर ही बात होती है, हम उनसे लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। और व्यू यही है श्रेया कि आप काफ़ी एग्जांपल्स निकल कर आए थे इसमें, और मैं जाके, जैसे मैं अपनी स्ट्रेटजी जग जाहिर है, मैं एसआईपीज करता हूँ, निफ्टी का ईटीएफ लेता हूँ, बैंक निफ्टी का ईटीएफ लेता हूँ। मैं जैसे कल टैक्स रिटर्न्स फाइल करने के लिए अपना वो देख रहा था बैलेंस शीट में, मैं पुराने वो देख रहा था जो मैंने कभी लिए थे। मैं देखेगा तो मैंने इस लेवल पे भी निफ्टी में एंट्री की हुई है, मतलब ईटीएफ के थ्रू, तो खुशी होती है उसको देखकर। अच्छा, और उस समय आपको डर लगता है
ऑब्वियसली, क्योंकि उस समय मार्केट गिर रहा होता है, जैसे मैंने बोला था कोविड के समय पे सबसे ज़्यादा बाइंग हुई थी। तो ये जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना बीच बीच में, ये ज़रूरी होती हैं ये बताने के लिए कि देखिए इवेंचुअली इक्विटी इज़ अबाउट लॉन्ग टर्म। बड़ा पैसा बनाना इक्विटी में वो बाय एंड होल्ड करके ही बनेगा। हाँ, मतलब बाय एंड होल्ड करके भी आप पैसा लूज़ करेंगे अगर कचरा स्टॉक ले लेंगे तो। और कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छा स्टॉक ले लेते हो वो कचरा निकल आता है, वो बाद में पता चलता है। लेकिन अच्छे स्टॉक्स को बाय एंड होल्ड करके ही पैसा बनता है इक्विटी में, ये तो फैक्ट है। तो ये सुनिएगा कॉन्वर्सेशन। चलिए रुचित जुड़े हमारे साथ, एक उनकी भी ट्रेड ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 4 का चौका ही बाकी है। रुचित, गुड आफ्टरनून। रुचित बताइए आपकी ट्रेड। जी वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, स्टॉक स्पेसिफिक में जायडस लाइफ साइंस आज मेरी बाय रिकमेंडेशन रहेगी ट्रेड में। सो आइडियली हमें लग रहा है कि फार्मा एज अ स्पेस काफी एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है फार्मा सेक्टर में। कि यहाँ पे जो अंडर परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ महीनों का देखा है उसका एक कैचअप मूव आ सकता है, जिसमें अगर स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखें तो जायडस लाइफ साइंस ने रिसेंटली अपने जो 1020 के रेजिस्टेंस से उसको सरपास किया है। सो यहाँ पे जायडस लाइफ खरीदारी की सलाह रहेगी। 1010 के नीचे स्टॉप लॉस रख के और 1100 तक के टारगेट्स इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, जाइडस लाइफ रुचित जी की इस वक्त के पिक फिलहाल, और अच्छी तेजी निचले स्तरों से यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। चलिए 4 का चौका का वक्त हो चुका है। आपको एक बस सीक्वेंस बता देते हैं। सीक्वेंस सस्ता ऑप्शन हम लेंगे मानस जायसवाल जी से। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल मेहता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चार्ट का चमत्कार सचिन जी से लेंगे, और मिड कैप फंडा नीरज दीवान जी से लेंगे। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए सन फार्मा के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। सन फार्मा का 1620 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है। 40 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सन फार्मा सस्ता ऑप्शन के लिए ये पिक होगी मानस जी की, और काफ़ी बार ये पिक भी किया गया है आज शो में, गावस्कर की टॉप कॉल्स में भी शुमार। एफएनओ सुपरस्टार बताइए सोमिल जी आपके पिक। सोमिल जी प्लीज अनम्यूट कर ले अपने आप को। अपॉलॉजीज। मेरा पिक होगा कॉनकॉर में। कॉनकॉर में एक छोटा सा ट्रायंगल पैटर्न बना है जो आज के दिन में ऊपर की तरफ टूटा है। 20 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। मुझे लगता है कि द नेक्स्ट टारगेट वुड बी 580, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 535 पर। बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है और गुड सेटअप। ओके, चलिए तो कॉनकॉर ये हो गई सोमिल जी के पिक। सचिन जी आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मुझे लग रहा है अदानी एंटरप्राइजेस का ओवरऑल सेटअप काफी इंटरेस्टिंग है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऑलमोस्ट उसने 2 महीने के बाद काट दिया है। काफी अच्छा बिल्टअप यहाँ पर नजर आ रहा था पिछले 3 दिनों से। एंड जिस तरीके से या जिस कन्विक्शन से इसने 2400 का एक अहम हर्डल पार किया है, मुझे लग रहा है ये मोमेंटम अगले कुछ दिनों के लिए बरकरार रहेगा। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, तो यहाँ पर अभी भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगभग यहाँ से 2355 के आसपास ही प्लेस करना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड ऑन द हायर साइड मुझे लग रहा है 2500 एक बेयर मिनिमम टारगेट होगा। एक काफी बड़ी एक्सटेंडेड रैली मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में अभी डेवलप हो रही है, जिसका एक्सटेंडेड मूव लगभग अराउंड 2640 के आसपास भी प्लेस्ड है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग एडिशन की सलाह होगी अदानी एंटरप्राइजेस के फ्यूचर्स में। ओके, चलिए मीनवाइल श्रेया, जो चीज़ हम कह रहे थे इंट्राडे में कल का हाई क्रॉस हो गया। निफ्टी अब हायर हाई और हायर लो चौथे दिन लगातार बना चुका है, और लेकर आइए निफ्टी का इंट्राडे हाई 25,037। कल का हाई था 25,035। और एक और चीज़ देखिए, जिस तरीके से पहले क्या होता था आखिरी घंटे में मार्केट गिर जाता था, अब आखिरी घंटे में स्ट्रेंथ है मार्केट में। 3 दिन से ये हो रहा है, तो ये आपको मार्केट की स्ट्रेंथ बता रहा है। नीरज जी के पास चलते हैं मिड का फंडा के लिए। नीरज जी क्या पिक किया आपने? मिड का फंडा में मैंने पिक किया सियाराम सिल्क। ये 5 डिकेड पुरानी कंपनी है जो फैब्रिक और रेडीमेड गारमेंट्स में, ये फास्ट फैशन, एथनिक वेयर सब चीज़ों में इनकी प्रेजेंस है। फर्स्ट क्वार्टर में इनकी मार्जिन में थोड़ा प्रेशर दिखा, बट फर्स्ट क्वार्टर इनके लिए ज़रूरी नहीं होता। इनके लिए सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर है जहाँ भी मेन प्रॉफिट कमाते हैं ये। तो फर्स्ट क्वार्टर के बाद ही मैनेजमेंट ने पूरे साल की गाइडेंस अपनी इंटैक्ट रखी है, और थोड़ा 2,500 रुपये तक के कपड़ों में जीएसटी का बेनिफिट भी जो मिल रहा है। पहले जो 1,000 रुपए के शेयर में 5% था, वो 2,500 तक 5% जीएसटी रहेगा, तो वहाँ भी इनको बेनिफिट मिलेगा। और फेस्टिवल सीजन के आते हुए भी थोड़ा डिमांड में पिकअप आएगा। तो मुझे लगता है कि ये इसका रेस्ट ऑफ द ईयर अच्छा रहना चाहिए। और जैसे जैसे इसका फैब्रिक
का पार्ट इसके बिजनेस में बढ़ता है, वैसे वैसे इसका जो जैसे जैसे टेक्स्ट जो इसके रेडीमेड गारमेंट्स का पार्ट बढ़ता है, वैसे वैसे इसमें मार्जिन इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी कंपनी है जो अच्छी वैल्यूएशन में मिल रही है। मुझे लगता है कि साल में 20-25% रिटर्न आराम से इसमें इन्वेस्टमेंट करके मिल सकती है। तो आई थिंक इस रेट पर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके सियाराम सिल्क मिल्स, ये हो गए मिड कैप फंडा के लिए नीरज जी के पिक। चलिए चार का चौका की हमने शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से, मानस जायसवाल जी की तरफ से आया। सन फार्मा यहाँ पर टारगेट 40 और स्टॉप लॉस 14 का, आपको 1620 का ऑप्शन लेना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल जी ने कौन को चुना, यहाँ पर ये फ्यूचर्स में खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 580 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस 535 का मेंटेन करना है। चार्ट का चमत्कार अडानी एंटरप्राइजेस अच्छा लग रहा है सचिन जी को, 2640 तक के टारगेट देख रहे हैं वो अडानी एंटरप्राइजेस में। 2355 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सियाराम सिल्क मिल्स अभी चुना नीरज जी ने यहाँ पे मिड कैप फंडा के लिए, लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय उनकी तरफ से। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए जीएसटी रिफॉर्म से ऑटो इंडस्ट्री और ग्राहकों को काफ़ी राहत मिली है, और ये कहना है महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऑटोमोटिव डिवीजन के सीईओ नलिनीकांत, काफ़ी डिफिकल्ट नेम है, नलिनीकांत गोलांगुटा सर जी का। और इनसे बातचीत की हमारे संवाददाता रोहन सिंह जी ने। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। अभी जो बेनिफिट आप दे रहे हो 22 तारीख से पहले का, ये क्या उसी रेट पे होगा या अब 22 तारीख के बाद कोई और दर होगी? इसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी अगर आप दे सकें तो हम अभी जो स्कीम लॉन्च किया है, इट इज इन द ट्यून ऑफ सेम बेनिफिट जो कस्टमर को मिलेगा 22 डेट के बाद, वही बेनिफिट हम स्कीम्स में दे रहे हैं अभी। सो कस्टमर डजंट हैव टू वेट कि आई हैव टू वेट टिल 22nd एंड बाय द व्हीकल। जो बेनिफिट वो मिल रहा है वो अभी मिलेगा उनको। जी, ओवरऑल आपको कैसा लगता है कि ये जो रिफॉर्म है, कितनी ज़रूरत थी इसकी ऑटो इंडस्ट्री को, और अगर महिंद्रा के पर्सपेक्टिव से बात करें तो कितना आपके लिए कितना बड़ा बूस्ट है ये इस वक्त? बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री ग्रोथ 2-3% के पास था अभी, इसके बाद ग्रोथ शुड कम बैक अक्रॉस द पोर्टफोलियो। हमारी पोर्टफोलियो देखेंगे 60% ऑफ द पोर्टफोलियो लार्जर व्हीकल्स में है और 40% स्मॉलर व्हीकल्स में है। 40% पे हमारा बेनिफिट मिल रहा है अभी, वो 31%, 28% से 18% हो गया। ऐसे ही आप बड़े व्हीकल देखेंगे तो 48%, 50% की जगह अभी 40% रहेगा। सो बेनिफिट इज अक्रॉस द पोर्टफोलियो, शुड हेल्प द एंटायर इंडस्ट्री। जी सर, लेकिन एक मुद्दा जो कि ऑटो इंडस्ट्री भी उठा रही है, आपके डीलर्स भी उठा रहे हैं, वो है सेस को लेकर। उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, तो इसको लेकर किसी तरह की बातचीत या आपका इसमें व्यू क्या है इसको लेकर? इस मुद्दे पर गवर्नमेंट को हमने रिप्रेजेंटेशन दिए हैं, साइम ने दिया है, एफएडी भी दिए हैं। तो अभी वेट कर रहे हैं कि उनसे कुछ डायरेक्शन आए कि हाउ टू सॉल्व दिस इश्यू। एज एन इंडस्ट्री वी आर वेटिंग फॉर द गवर्नमेंट जी फॉर जी। अगर हम महिंद्रा के एक्सपेंशन प्लान की बात करें इस साल के लिए, खासतौर पे चाकन प्लान में आपका काफ़ी योजनाएं हैं, उसके एक्सपेंशन प्लान के बारे में थोड़ा बताएंगे, कितना हम कैपेसिटी उसमें एडिशन देख सकते हैं आने वाले दिनों में? बिल्कुल, तो अगस्त 15 को हमने लॉन्च पे बताया था कि न्यू IQ प्लेटफॉर्म अभी 2.5 ईयर्स में आएगा। उस पे फर्स्ट 240,000 व्हीकल्स पर ईयर, अब 20,000 पर मंथ, वो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन वहीं पे होगा चाकन में। एंड बियॉन्ड दैट न्यू कैपेसिटी न्यू IQ पे देखेंगे। उसके लिए हम ग्रीन फील्ड लोकेशन सर्च कर रहे हैं, तो उस पर देखते हैं क्या इस नए प्लेटफॉर्म की जरूरत क्यों पड़ी? इससे किस प्रोडक्ट बेस को टारगेट कर रहे हैं अभी आप? ये प्लेटफॉर्म देखेंगे तो ये मिड टू स्मॉलर व्हीकल्स की प्लेटफॉर्म है, ये मल्टी फ्यूल प्लेटफॉर्म है एंड मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म भी है। सो तो इससे हम मल्टीपल डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं। आप देखेंगे तो 4 कॉन्सेप्ट व्हीकल हम लाए थे, विजन X, विजन S, विजन T एंड विजन SXT। तो विल केटर टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द मार्केट, बट ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली ये हमारे लिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ओके, चलिए ऑटो स्पेस में शानदार मोमेंटम रहा है। नीरज जी, महिंद्रा पर क्या व्यू रहेगा आपका? एक वन वे रैली रही है स्टॉक में और एक लार्ज कैप स्टॉक डबल से ज़्यादा हुआ है 2 साल में, ऐसे में इस पर क्या व्यू होगा? मेरा व्यू महिंद्रा में पॉजिटिव रहा है, बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। तो यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन हो सकती है, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर है इसमें थोड़ा सा तो डिस्ट्रप्शन होगा, बिकॉज लोगों ने कुछ वेट की होगी, कुछ डिले की होगी अपनी परचेजेस। हो सकता है उसको चलते हुए थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन
छोटी मोटी करेक्शन आ सकती है, बट आगे चलते हुए फॉर अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ, बिकॉज जीएसटी का जो बेनिफिट है काफी बड़ा बेनिफिट है, उसका जो सितंबर 22 के बाद एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इन्होंने तो जो किया कि अभी से ही प्राइसेस कट कर दिए, तो इनका तो अभी से ही पिकअप होना शुरू हो जाएगा जैसे नवरात्रे शुरू होंगे। तो मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अभी भी महिंद्रा एंड महिंद्रा में इस प्राइस के लिए भी पॉजिटिव हूँ। बिल्कुल गाबा सर, ऑटो स्टॉक्स देखिए, कोई चार्ट पे लग रहा है कि 2 दिन की करेक्शन के बाद वापस सपोर्ट पर है, बाय करने लायक है? वेल महिंद्रा एंड महिंद्रा तो नहीं लग रहा। मैं अशोक लेलैंड देख रहा हूँ, ये भी सपोर्ट जोन की, लेकिन ये कहूंगा इस सपोर्ट जोन के आसपास है। एक अच्छा अपमूव मिला तो 3 दिन का करेक्शन मिला। अब 132 मेरे ख्याल से सपोर्ट जोन है। अगर यहाँ से अपमूव मिलता है तो जगह अच्छी है, लेकिन कंफर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। कंफर्मेशन की जरूरत तब पड़ेगी जब 135 पार कर लेगा, तब मेरे ख्याल से इसको अवॉइड कर ले अशोक लेलैंड को। ओके, चलिए खैर, अब श्रेया, हम बात कर रहे थे कि वीकली एक्सपायरीज खत्म होंगी या नहीं होंगी। अच्छा टॉपिक है, क्योंकि एफएनओ गुरुकुल की बात करते हैं, हमारी जो एजुकेशनल पहल है। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे वीकली एक्सपायरी की, क्योंकि मेरा ये मानना है पर्सनली कि, और आपको याद ही होगा कि मैं बहुत इस चीज़ के अगेंस्ट रहा हूँ, हीरो ज़ीरो के। बहुत कम 6 महीने में या 4-5 महीने में एक बार कभी अगर कोई उस दिन ट्रेड मिलती है तो हमने डिस्कस करी है, अदरवाइज़ हमने कम्प्लीटली अवॉइड करा है इसको। हमारा फोकस एफएनओ गुरुकुल में रहेगा प्योर एंड प्योर रिस्क मैनेजमेंट पर, और कैसे आप वॉलेटाइल मार्केट में पैसा बना सकते हैं। और देखिए 90% एफएनओ ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं, जो 10% बना रहे हैं वो भी बहुत पैसा बना रहे हैं। तो अगर उस 10% की लीग में अगर आपको आना है तो एक लास्ट मौका है आपके पास। एक बहुत ही एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, हेमंत टुकराल जी होंगे, वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन एफएनओ। उनकी जो रोल ओवर एनालिसिस है, पिछले बार का अगर लोगों ने एफएनओ गुरुकुल देखा होगा, जो हमारी प्रोग्राम की फीस है बस वो उस एक सिर्फ उस एक सेशन से ही निकल आई होगी। चंदन जी के भी जो सेगमेंट्स हैं और आशीष चतुर्मोदा की, तो ये बहुत शानदार रहेगा। जुड़िएगा हमारे साथ। जो लोग सोच रहे हैं कि आज वीरू क्यों नहीं है शो में, वो इस समय फ्लाइट में, ताकि वो कल आ सकें टाइम पे। उनको प्रिपेयर करना है लास्ट डिच एफर्ट है वो। उसके बाद सैटरडे संडे को हम एफएनओ गुरुकुल में हमारे साथ जुड़िएगा। और बस कल शाम तक का समय आपके पास रजिस्टर करने के लिए। उसके बाद आपको वो सब वो भेजे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन वगैरह डिटेल्स। तो इसके लिए जुड़िएगा हमारे साथ, भूलिएगा मत बिल्कुल भी। बिल्कुल, तो 2 दिन की इस एक्सक्लूसिव वेबिनार में 13 और 14 को जो होने वाला है उसमें हमारे साथ जुड़िए और काफ़ी एफएनओ गुरुकुल की गुरु मंत्र सीखिए। कुछ और स्टॉक्स पिक करते हैं जहां पर अच्छी खासी तेज़ी। निफ्टी 25,037 का इसने हाई लगाया और आप देखिए 25,011 के लेवल पर फिलहाल कर रहा है कारोबार। साथ ही एफएमसीजी स्पेस में अच्छी बाइंग आज नज़र आ रही है काफ़ी दिनों बाद, आधे फीसदी की तेज़ी के साथ। ब्रिटानिया पिक किया था, रेडिको भी अच्छा है, आईटीसी भी 0.25% की तेज़ी के साथ। अभी आईटीसी रखेंगे एक बार स्क्रीन पर, ये देख लेते हैं। मानस जी, आईटीसी कैसा लग रहा है? 416 के लेवल पर लगभग 0.1% की तेज़ी के साथ काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था ये, अगर कंपेयर करें पीयर से। तो अब कैसा लग रहा है? तो देखिए, कुछ स्ट्रेंथ तो लग रही है। मेरा समझना है कि 220 सबसे अहम रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए। अगर 220 का आंकड़ा ब्रेक होता है, जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, तो फिर आपको करीब 20-22 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 411 रुपए के नीचे जरूर से लगा के रखिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आगे एक छोटा ब्रेक लेते हैं। इसके बाद हमारे साथ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। चलिए, आज हमारे साथ बात करने के लिए बाजार पर, सेक्टर्स पर कमाए वाले शेयरों के लिए एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और फंड मैनेजर सचिन शाह जुड़े हैं। सचिन, गुड आफ्टरनून। सचिन, कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को इस समय? पिछले 1 साल में काफ़ी हमने ख़राब खबरें झेली, मार्केट ने रिटर्न्स ना जनरेट करे हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मार्केट गिर गया, एक रेंज में रहा है। अब यहाँ से क्या भी होगा मार्केट पर? हाय अनुज, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो मुझे ये लगता है कि मार्केट एक अच्छे कंसोलिडेशन फेज से भी बाहर निकलने वाला है। जैसे आपने बोला कि लास्ट
6 से 8 महीना हम लोग ने 6 से 12 महीना एक्चुअली अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है। एंड अनदर बहुत पॉजिटिव थिंग है कि बहुत सारे अभी पॉजिटिव न्यूज़ भी आए हैं। अगर आप देखें तो फरवरी से लेके अब तक अगस्त तक या सितंबर तक जैसे 6 से 7 महीने में गवर्नमेंट ने बहुत पॉजिटिव इंटरवेंशंस किए हैं। उसके सारे बेनिफिट मुझे लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिलेंगे, वेदर इट वाज द टैक्स रिलीफ थी इन द बजट और वेदर इट वाज द लिक्विडिटी, इंटरेस्ट रेट्स और अभी जो जीएसटी का इतना ये जो सुपर बोनंजा हुआ है, आई थिंक ये एक कंजम्पशन में जो स्लो डाउन हमने देखा था वो एक बहुत ही रिगरस वे से वापस आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रांग वेंजेंस कमबैक। प्लस मॉनसून्स भी काफी अच्छे हुए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत सारे मैक्रोज अभी पॉजिटिव हो चुके हैं, बाय ओनली वन एक्सेप्शन विच इज जो अपने टैरिफ्स की चक्कर है, वहां पे भी आई थिंक काफी पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं। अभी तक सिर्फ सिग्नल्स आए हैं, बट एक बार जब वो क्लैरिटी हो जाएगी नेक्स्ट 1-2 हफ्ते या 1 महीने 2 महीने में, तो मुझे लगता है दैट वी विल गेट आउट ऑफ दिस कंसोलिडेशन फेज एंड वी विल गेट इनटू द नेक्स्ट रेंज ऑफ पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। ओके सचिन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं आप मार्केट को लेकर। टैरिफ की तस्वीर अभी तक साफ नहीं है, उसकी क्लैरिटी का वेट है। लेकिन अब थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक राय चाहूँगी मैं आपसे। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स आज काफ़ी गिरे हैं, लगातार CNBC आवाज़ इस पर चर्चा भी कर रहा है और खबर ये कि शायद अब वीकली एक्सपायरी हट जाए और BSE, एंजल वन जैसे स्टॉक्स देखिए आप डेज लो पर। अब ऐसे मूड माहौल में इन खबरों के बीच कैपिटल मार्केट स्टॉक्स पर आपका टेक क्या होगा? नहीं, आप एक बात समझिए कि कैपिटल मार्केट जो है, कैपिटल मार्केट की कंपनीज जो है, इनके लिए नेक्स्ट अगर आप नेक्स्ट 3 महीना 6 महीना 7 महीना सोचोगे तो यह आपको डिफिकल्ट होता है हमेशा बोलना, क्योंकि हमेशा सिक्लिकलिटी रहता है ये बिजनेस। बट अगर आप थोड़ा सा भी लंबा व्यू लेते हैं, 3 ईयर 5 ईयर व्यू, तो ये बहुत ही पॉजिटिव सेक्युलर ट्रेंड है। द नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे हैं मार्केट में, आई थिंक कुछ अभी 20 करोड़ लोग हैं या 10, आई मीन एनीवेयर बिटवीन 10 से 20 करोड़ लोग हैं। ये और भी ग्रो होना ही होना है। बहुत ब्रॉड बेस ये पार्टिसिपेशन हो रहा है और बहुत ही अच्छी तेजी से हो रहा है। आई थिंक द अवेयरनेस जो है फॉर प्रोडक्ट्स व्हिच आर बियॉन्ड बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स वो काफी बढ़ रही है। और कैपिटल मार्केट्स में अभी सिर्फ इक्विटी नहीं है, इक्विटी जैसे बहुत सारे अदर प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे फिक्स्ड इनकम जैसे भी होती है, जैसे रिट्स है, इन्विट्स है, या ओवरऑल बॉन्ड मार्केट्स भी अभी काफी डेवलप होने वाले हैं रिटेल मार्केट्स में। तो आई थिंक कि यहाँ पे तो ग्रोथ अच्छा ही होने वाला है हमारे हिसाब से। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है कि ये बहुत शॉर्ट टर्म प्ले नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिजनेस थोड़ा सा सिक्लिकल है। और नंबर 2, इसमें काफी सारे बिजनेसेस हैं जिसके आज की तारीख में वैल्यूएशंस भी बहुत सस्ते नहीं है, थोड़े से एक्सपेंसिव है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि रीजनेबल वैल्यूएशन में अच्छी क्वालिटी कंपनी अगर आप थोड़ा समय देंगे 3 से 5 साल के लिए, तो ये पॉजिटिव ही जाए। बिल्कुल। कैपिटल मार्केट से जुड़े स्टॉक्स की बात हो गई। पिछले 2 दिनों से IT ने थोड़ी सी कमान संभाली, हालांकि आज फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ गई IT में। लार्ज कैप IT, आज इन्फोसिस की बोर्ड मीट भी है बायबैक पर। इन्फोसिस पर क्या व्यू है आपका और लार्ज कैप IT पर क्या व्यू है? अनुज, तो बेसिकली लार्ज कैप IT पे हमारा काफी पॉजिटिव व्यू है। हमें लगता है कि ये जो वैल्यूएशंस है यहाँ पे आपके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बहुत ही फेवरेबल है फॉर इन्वेस्टर्स हु आर टेकिंग इन द नेक्स्ट 2 to 3 ईयर व्यू। हमें लगता है कि एक तो आपके वैल्यूएशंस बहुत रीजनेबल हो गए। सेकेंड, जो ग्रोथ इसमें लास्ट 1-1.5 साल से नहीं आ रही है, हमें लगता है नेक्स्ट 2 साल में ये अच्छा ग्रोथ आएगा, क्योंकि जो क्लाउड माइग्रेशन का जो वर्क है वो वर्क इन प्रोग्रेस है। वहाँ पे Fortune 100, Fortune 500 कंपनीज का ये काम थोड़ा सा स्लो हुआ है, लेकिन ये फिर से पेस पकड़ेगा, क्योंकि ये क्लाउड माइग्रेशन कंपलसरी है सारी कंपनीज के लिए। इट्स वेरी पर्टिनेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। और दूसरा जो है AI रिलेटेड जो भी है या डिजिटल रिलेटेड जो भी है, उनकी मेन फ्रेम्स को जो कंपैटिबल करना है, उसके लिए वापिस उनको अपनी इंडिया की IT कंपनीज की जरूरत रहने वाली है। तो बहुत सारे काम इसके बिकॉज डिजिटल हैज बिकम very compulsory today for all companies, because the consumers, and not only consumers, all your stakeholders, whether it's your associates, employees, vendors, all of them, the entire ecosystem is on the digital platforms. तो इस पे बहुत इन्वेस्टमेंट्स अभी भी बाकी है।
और ये सारा काम इंडियन आईटी कंपनीज को आना है। आप इनके ऑर्डर इनफ्लोज देख लीजिए लास्ट 1-1.5 साल से, इनका एग्जीक्यूशन स्लो हुआ है बिकॉज द कंपनी ओवर देयर हैव बीन फेसिंग काफी सारी अनसर्टेनिटी है, तो सब लोग कैश की एक वॉर चेस्ट बना के बैठे हैं और वो लोग स्पेंडिंग वहां पे स्लो किया है। बट अभी ज्यादा टाइम तक ये लोग ये होल्ड नहीं कर पाएंगे। सो मेरा सेंस ये है, सूनर रादर देन लेटर स्पेंडिंग आएगी एंड आईटी कंपनीज के अर्निंग्स ग्रोथ काफी अच्छी दिखेगी इन नेक्स्ट probably 18 to 24 months. So we are quite positive on the entire large cap IT space at this point. ओके, लार्ज कैप आईटीज को लेकर आप पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। सचिन जी, ऑटो स्पेस को लेकर भी आपका नजरिया जानना चाहूंगी। जीएसटी रिफॉर्म्स की बड़ी बेनिफिशियरी ऑटो स्पेस, शानदार रैली हमने देखी इस पर्टिकुलर स्पेस में। 2 दिन से मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है। और आज थोड़ा टू व्हीलर स्पेस दिखे, आयशर, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स में ज़्यादा डेंट। तो क्या इन गिरावट में कोई टेक लिया है आपने, किसी में एक्सपोजर बढ़ाया है? हम लोग ऑलरेडी काफी टाइम से ओवरवेट है ऑटो में, और शायद मैंने आपके शो में ही पहले 1-2 बार काफी बार बोला है कि हमें तो ऑटो, जैसे मैंने बोला, ये सेक्युलर ट्रेंड है। अगेन यहाँ पे जो अपनी यंग और एस्पिरेशनल डेमोग्राफी है, यंग और एस्पिरेशनल जो पॉपुलेशन है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपने लिए एक सेक्युलर ट्रेंड है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें एक प्रीमियमाइजेशन की भी जो स्टोरी चल रही है, सबको पैसेंजर कार्स में सिडान से एसयूवी में जाना है। आज एसयूवी ऑलमोस्ट 65% ऑफ द मार्केट हो चुका है। टू व्हीलर्स में फ्रॉम लोअर सीसी टू हायर सीसी में जाना है। तो ये सब जो प्रीमियमाइजेशन स्टोरी भी जो है, तो वॉल्यूम ग्रोथ एक चीज होता है, बट वैल्यू ग्रोथ उससे भी ज्यादा ग्रोथ हो रही है। तो हमें लगता है कि ऑटो ओवरऑल एज अ सेक्टर सेक्युलर स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, प्रीमियमाइजेशन स्टोरी है, और प्लस ये जो जीएसटी कट आ गई है, ये तो सुपर डुपर बोनंजा है यहाँ पर। तो हमें लगता है कि ऑटो एज अ सेक्टर विल डू वेरी वेरी वेल। प्लस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बहुत बड़ी है यहाँ पर। तो जैसे ही आपके ये टैरिफ की अभी जो क्लाउड्स है ये क्लियर हो जाएंगे इन नेक्स्ट होपफुली इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, आई थिंक दैट अगेन इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑटो एंड ऑटो कंपोनेंट्स। ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स, यहाँ पर आप चाहें तो बुलिश रह सकते हैं। एक और स्पेस जहाँ हमने पिछले कुछ दिनों में अच्छे मूव्स देखे, वो कुछ सेलेक्टिव रिटेल स्टॉक्स थे। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, लेकिन ट्रेंड, डीमार्ट, विशाल, इन सब स्टॉक्स में अच्छे मूव्स आए। यहाँ पर आपका क्या व्यू रहेगा? यहाँ पे बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कंपनी का एक अलग फ्रेंचाइजी है, हर एक कंपनी की एक अलग टारगेट ऑडियंस है, हर एक कंपनी की एक अलग कॉस्ट एफिशिएंसी है। क्योंकि रिटेल बिजनेस में आपके कॉस्ट पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इट्स अ टफ बिजनेस, और यहाँ पे मार्जिन्स भी काफी वेफर थिन होते हैं। तो अगर आपका कॉस्ट पे कंट्रोल नहीं है, तो इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट टू बी प्रॉफिटेबल। दैट्स पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने बोला ऑफ लेट जो उसमें अच्छा पिकअप हुआ है, ऑब्वियसली इट्स एन एक्सपेक्टेशन बिकॉज ऑफ जीएसटी, एंड आई एम श्योर इन द फेस्टिवल सीजन में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा इन लोगों के लिए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि इसमें बहुत कम कंपनीज है जो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी होती है। प्रॉफिट तो बना भी लेंगे, लेकिन उनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, आरओई है, वो सारी कंपनीज की आती नहीं है। ये थोड़ा सा टफ बिजनेस है। प्लस इनको ऑनलाइन का भी अच्छा कंपटीशन है अभी, वहां पे से भी अच्छे कंपटीशन में आते हैं। तो वन विल हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव ओवर। सिलेक्टिव अप्रोच थोड़ा इस स्पेस में आपको रखना है। अब सचिन जी, एक और स्पेस, एनर्जी स्पेस की बात कर रहे हैं। अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, और मैक्सिमम गेनर्स में आप देखें एनएचपीसी, सीजी पावर, पावरग्रिड जैसे स्टॉक्स शुमार हैं। एनर्जी स्पेस को लेकर आपका नज़रिया क्या है? यहाँ पर क्या आप बुलिश हैं? क्या एक्सपोजर बढ़ाया है आपने? आई थिंक आप शायद कैपिटल गुड्स के बारे में पूछ रहे थे। तो हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स जो सेक्टर है यहाँ पर भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि केपेक्स कंट्री में हो रहा है। और अभी जैसे जैसे जीएसटी के बाद अभी, एंड नॉट ओनली जीएसटी, जितने भी सारे लास्ट 6-7 महीने में जितने भी पॉजिटिव इंटरवेंशन हुआ है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द रेगुलेटर साइड, इसकी जो डिमांड आएगी उसके बाद आई थिंक एक बड़ा सा प्राइवेट केपेक्स बड़ा होने वाला है इन द नेक्स्ट 2-3 years। मैन्युफैक्चरिंग एज अ थीम हमें लगता है कि नेक्स्ट 3-5-7 years इंडिया के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। इनफैक्ट
क्रिसिल का एक रिपोर्ट भी है जो शायद 1.5-2 साल पहले आया था, जहाँ पे उन्होंने क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो ग्रोथ है विल बी हायर देन इंडियाज ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ। इंडिया का ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ ही काफी अच्छा रहने वाला है, बट उसमें भी बेटर मैन्युफैक्चरिंग रहेगा। So, and we are seeing state after state, whether it is Andhra Pradesh, whether it is Gujarat, whether it is even Madhya Pradesh to some extent, a lot of the states जहाँ पे काफी incentives अभी और काफी policies आ रही है जो encourage कर रहे हैं for the manufacturing side. तो हमें लगता है capital goods और manufacturing related businesses का अच्छा growth रहेगा next 3 to 5 years. अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल गुड्स आप यहाँ पर ग्रोथ देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया सचिन जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, सारे सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच बताने के लिए बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और निफ्टी 25,012 के लेवल पर 25,012 के लेवल पर कर रहा है कारोबार। बैंक निफ्टी आधा फीसदी की गेन के साथ क्लोज होने की तैयारी। अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पे बात कर लेते हैं, कैसी लग रही है क्लोजिंग मार्केट की, क्या करना चाहिए? देखिए श्रेया, वही स्ट्रैटेजी जो कल भी थी, लॉन्ग कैरी करें और अपने आप को बस एक ओवरनाइट रिस्क से बचाने के लिए हेज कर ले मंथ एंड के पुट से। अगेन अगर बहुत बड़ा गैप अप होगा तो खैर ठीक है, थोड़ा सा लॉस पुट्स में होगा, लेकिन आपका अंडरलाइंग काम कर देगा। बहुत बड़े गैप डाउन से आप बच जाएंगे, और जैसे आज मार्केट फ्लैट खुला या हल्के गैप डाउन या हल्के से खुला, तो वो पुट आपको मोर लेस हल्के प्रॉफिट में या मोर लेस विदाउट प्रॉफिट लॉस आप उससे निकल पाएंगे। वो उसको हेज करना जरूरी है, क्योंकि ओवरनाइट का बस एक रिस्क का अभी भी थोड़ा सा फैक्टर है। लेकिन मार्केट की क्लोज काफ़ी अच्छी है, और चौथे दिन अब आपने हायर हाई और हायर लो बनाया, ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट आवर में मार्केट अब कोलैप्स नहीं हो रहा है, जो पहले होता था। पहले मार्केट लास्ट आवर में कोलैप्स होता था, अब नहीं हो रहा है वो। और बैंक निफ्टी ने भी एक हायर बेस बनाया है, 54,400 के करीब बैंक निफ्टी ने एक हायर बेस बनाया है। तो ये 58,400 लिख दिया, इसको हटा दीजिए, 54,400 होना चाहिए। ये किसी दिन 58,400 भी होगा, लेकिन अभी तो 54,400 है। तो 54,400 के करीब का हायर बेस बनाया है। अब तक हम 53,800 के बेस की बात कर रहे थे, आज 54,400। आज मैंने बात भी की थी कि 54,400 तक की कोई डिप मिले तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो वो एक बेस फॉर्मेशन भी है मार्केट में, तो क्लोज अच्छी है, आप कैरी करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, IT ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया है, लेकिन वो हो सकता है कि मार्केट में अब आज इन्फोसिस का बायबैक भी आ जाएगा, उसके बाद शायद इमीडिएट ट्रिगर ना हो मार्केट के पास, इसके लिए शायद थोड़ा सा वहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई हो। चलिए यतिन के पास चलते हैं और आज डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है वो जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज तो मार्केट में काफ़ी एक्टिविटी हो रही है, मीनिंग बहुत सारे ब्लॉक डील्स वगैरह हो रहे हैं अदानी ग्रुप के शेयर्स में। अब थोड़े समय पहले GMR के शेयर्स में भी ब्लॉक डील हुई। एक कॉमन इन्वेस्टर है GQG वहाँ, तो देखते हैं किस तरीके से ये ट्रेड यहाँ शेपअप हो रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा बल डील डेटा आज का देखना। लेकिन 2-3 स्टॉक्स आज जो फोकस में हैं, उनमें सबसे पहले NBCC, जहां ओपन इंटरेस्ट में 7% का अच्छा इजाफा हुआ है और बड़े दिनों बाद स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आप 2-2.5% की बढ़त देख रहे हैं। डीलर्स यहाँ BTST रेकमेंड कर रहे हैं, और डीलर्स को लगता है कि यहाँ 110-112 तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं सितंबर फ्यूचर्स में। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो फेडरल बैंक। यहाँ भी आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है, प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन है, ओपन इंटरेस्ट 2% ऊपर है, और डीलर्स यहाँ पोजिशनली उनको लगता है कि 200-202 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक फंड बैंक यहाँ भी जारी है। तो ये भी एक काउंटर है जो आज डीलर्स की खरीदारी के रेडार पे है। ओके, NBCC और फेडरल बैंक स्पॉटलाइट में भी शुमार था, अच्छी तेजी के साथ क्लोज होने की तैयारी। शुक्रिया यतिन जी। NBCC और फेडरल बैंक BTST ट्रेड्स डीलर्स की तरफ से फिलहाल आपके लिए आती हूँ। चलिए अब BTST और STBT ट्रेड्स लेते हैं। रुचित जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, बताइए आपने क्या पिक किया? BTST के लिए भारतीय एयरटेल में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। एक अच्छा खासा टाइम वेज करेक्शन है, कंसोलिडेशन पिछले कुछ समय में हमने देखा है, और अब वो जस्ट ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट पे वर्ज पर ही है। सो आई थिंक यहाँ पे हम कल एक अच्छा फॉलोअप मूव देखेंगे और स्टॉक 1950-1960 की तरफ बढ़ सकता है। तो करंट लेवल्स पे 1890 के नीचे स्टॉप लॉस के खरीदारी करके जाए 1950 के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए भारतीय एयरटेल यहाँ पर BTST। गावा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? आई थिंक मुझे लगता है BHEL पर ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा आपको मिला, BHEL में ट्रेड करा 229.70 के आसपास, स्टॉप लगाएंगे 225 का, करीब 4 रुपीज 70 पैसे। आई थिंक टारगेट 240 होना चाहिए BHEL। ओके, 240 तक के टारगेट, ये पिक आ गई गावा सर की तरफ से। मानस जी, आप बताइए आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए हिंद जिंक में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है। तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। हिंद जिंक के 447 के प्राइस चल रहे हैं, 441 का स्टॉप लॉस लगाएंगे।
460 ₹460 की टारगेट सेट करेंगे। ओके, अमित जी आप क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए, लॉन्ग या शॉर्ट? जी नहीं, लॉन्ग साइड में रहूंगा अनुज जी। अनुज जी, मैंने टाटा केमिकल्स का ऑप्शन दिया था। टाटा केमिकल्स ऑलमोस्ट डे हाई पे क्लोज कर रहा है। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल का क्लोज आ रहा है। पिछले 7-8 दिनों की रेंज के ऊपर स्टॉक क्लोज आ रहा है, तो इसे बाय करें। 955 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 985 रुपीज के। टाटा केमिकल अमित जी को अच्छा लग रहा है स्टॉक, 2-3 बार सुझाया अमित जी ने आज के सेशन में। और अब सोमिल जी के पास चलते हैं। सोमिल जी बताइए, कैरी क्या करेंगे आप, कौन सा स्टॉक? आईटी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं और आईटी स्टॉक्स आज थोड़े से फ्लैट है, लेकिन जो नेक्स्ट मूव है मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। टीसीएस वुड बी माय पिक, हेवीवेट चूज कर रहा हूँ। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 3080 के आसपास रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है। टारगेट ऊपर में रखेंगे 350। ओके, टीसीएस यहाँ पे खरीदारी की राय सोमिल जी की तरफ से। तो सारे बाय साइड की ट्रेड आई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ऑरेकल के को फाउंडर लैरी एलिसन अब दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। दरअसल ऑरेकल का शेयर एक ही दिन में 41% चढ़ा, जिससे लैरी को काफ़ी ज़्यादा फायदा। और डिटेल समझते हैं कंचन से। कंचन बताइए क्या है डिटेल्स? जी श्रेया, जैसे कि आपने मेंशन किया कि जो लैरी है उनकी जो वेल्थ है काफ़ी बढ़ गई है। कितना अच्छा लगेगा ना, एक रात बाद हम उठे और ऐसा अगले दिन खबरों से हमें पता चले कि हम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो हैं वो बन गए हैं। ऐसा लैरी एलिसन के साथ होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि एक दिन के अंदर, कुछ ही टाइम के अंदर जो उनकी वेल्थ है उसमें करीब करीब 89 अरब डॉलर का जो इजाफा है वो हमें देखने को मिला है। और अब उनकी जो टोटल नेटवर्थ है उसमें भी काफ़ी शानदार बढ़त देखने को मिली है। टोटल नेटवर्थ 383 अरब डॉलर के आसपास पहुंच गई है। इससे पहले जो अगर हम बात करें टॉप रिचेस्ट में, तो एलॉन मस्क का नाम आता था, लेकिन कल कुछ टाइम के लिए लैरी एलिसन ने उनको पछाड़ दिया था और नंबर 1 पे उनका जो नेटवर्थ है वो आ गई थी। बिकॉज जो ऑरेकल है उसमें एक अच्छी खासी तेजी है जो देखने को मिली थी। कल में करीब करीब 36% का उछाल ऑरेकल के अंदर हमें देखने को मिला था, जिसके पीछे के कई रीजंस है। काफी लंबे टाइम से हम CNBC आवाज पे भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, बिकॉज जो कंपनी का आउटलुक है वहां पे काफी ज्यादा रोबस्ट नंबर देखने को मिले हैं। मैनेजमेंट जो है वो काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, नतीजे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और इंडिया की कंपनी अगर हम बात करें ओरेकल फाइनेंशियल, तो उसके भी नंबर्स हमें Q1 में अच्छे खासे देखने को मिले थे। यही नहीं बल्कि अगर इसके मार्केट कैप की भी बात करी जाए, तो इंडिया की कंपनी TCS, इन्फोसिस और HCL टेक, इन तीनों का मार्केट कैप अगर आप जोड़ लेंगे तो उससे भी ज्यादा कल हमें ओरेकल का जो मार्केट कैप है वो देखने को मिला था, करीब करीब $1 ट्रिलियन का। इसके अलावा अगर हम इसके बिजनेस मॉडल को समझे, तो बेसिकली ये कंपनी जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेटाबेस सॉफ्टवेयर कंपनी है। बिजनेस एप्लीकेशन जो है वो दूसरी कंपनीज को प्रोवाइड करती है। साथ ही AI के अंदर भी इसका जो नाम है काफ़ी बड़ा नाम है। अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल को भी ये काफ़ी बड़ी टक्कर देती है। चलिए एक बात बता दूं, किसी एक दिन आप उठें और ओवरनाइट आप अमीर हो जाएं, कंचन, ये नहीं होगा। ये इसके लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। और एक लियोनेल मेसी का कोट था, It took me 17 years and 114 days to become overnight success. हमें उनका ना आज का वो एक दिन का मुंह दिख रहा है, इसके पीछे जो 40 साल की मेहनत है ना, वो 40 साल की मेहनत है जो आज ये है। एलन मस्क जब पहली बार, मैं सच बताऊँ ना आपको, सोशल नेटवर्क देखी है आपने फिल्म? नहीं, मैंने नहीं देखी। सोशल नेटवर्क नहीं देखी आपने? कंचन देखी है आपने? अरे सोशल नेटवर्क देखिए, ये मेरे ख्याल बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग फिल्म है। मार्क ज़करबर्ग की लाइफ पे बनी हुई है। और मार्क ज़करबर्ग का सबसे पहला इंटरव्यू CNBC पर था, उनका सबसे पहला इंटरव्यू। तब एक यंग सा बच्चा आकर, मतलब बहुत छोटे थे उस समय, वो आके अपनी कंपनी के बारे में बता रहे थे। तो लोग पूछ रहे थे कि अच्छा व्हाट इज़ फेसबुक। मुझे याद है उस समय हमारे ज़माने में तो ऑर्कुट हुआ करता था, आप लोगों को तो खैर पता भी नहीं होगा ऑर्कुट के बारे में। तो वो उस समय फिर जब वो फेसबुक आया तो हम सब ने फेसबुक यूज़ किया। हमको ये बिल्कुल शानदार कोट, तब बहुत जल्दी आ गया। वाह। तो बहुत उस समय जब फेसबुक आया, क्या पता था कि इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। जब उनको पहली बार उनके इन्वेस्टर ने कहा कि आप $1 बिलियन कंपनी बन सकते हैं, तो उनकी आंखें फटी रह गई थी। आज $1 बिलियन छोड़िए, आप वो ट्रिलियन के करीब पहुंचने वाले। तो ये तो खैर अमेरिका में तो एक अलग ही बूम चल रहा है उस टेक सेक्टर में, और काफ़ी मेहनत से ये बने हैं। और देखिए 81 की एज में भी एकदम फिट और अभी भी काम कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया कंचन। आगे बढ़ते हैं, मार्केट ब्रेथ की बात करेंगे, फिर बैन की बात करेंगे और उसके बाद मार्केट का पंचनामा। सबसे पहले मार्केट ब्रेथ लेकर आते हैं। आज मार्केट ब्रेथ कैसी रही? एक बार फायर करिए। बुलिश थी,
79 स्टॉक श्रेया आज ग्रीन में थे और मतलब लॉन्ग में थे। 79 पर मैं खास एम्फेसिस दे रहा हूँ आपके लिए। 37 में शॉर्ट कवरिंग थी, 87 में शॉर्ट था और 11 में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। चलिए पहले लॉन्ग वाले स्टॉक फायर करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लॉन्ग वाले स्टॉक्स में औरोबिंदो फार्मा, BHEL, हिंदुस्तान जिंक, टाटा केमिकल्स और CG पावर। CG पावर में अच्छे मूव्स हैं 2 दिन से। शॉर्ट कवरिंग कहाँ हुई? NHPC 3.5%, गेल 0.3%, नैल्को 2.5%, HPCL 1.5% और PNB भी करीब 1.5%। इसके अलावा आइए आप जरा जहाँ शॉर्टिंग हुई वहाँ पर एंजल वन और BSE ऑब्वियस था। एक्चुअली सारे मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स, नुवामा वेल्थ, उसके अलावा सोना, BLW प्रिसीजन और KPIT टेक, यहाँ पर भी करीब 2% की गिरावट थी। लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स में RBL बैंक जो अभी बैन में है, IDFC फर्स्ट बैंक, AU स्मॉल बैंक, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट और बंधन बैंक। बैन की बात हुई तो एक और स्टॉक RBL को ज्वाइन कर सकता है, कर ही लेगा। OFSS और एक्ल फाइनेंशियल 116% यहाँ पर पोजीशन हो चुकी हैं, तो ये बैन में जा सकता है श्रेया। तो ये अब तक का अपडेट। चलिए पंचनामा की बात कर लेते हैं, बताइए क्या सवाल आए। पंचनामा BSE एज एक्सपेक्टेड लग रहा था, काफ़ी ज़्यादा सवाल आएंगे इस पे। BSE पे सवाल आए। रोहित श्रीवास्तव जी के पास 2158 की खरीद है शॉर्ट टर्म के लिहाज से, और पूछ रहे हैं आपसे 2155 के लेवल पर क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म नज़रिया क्या होगा? कितने पे है इनके पास? 2158। तो आज ही लिया है लग रहा है इन्होंने शायद। देखिए मेरे ख्याल से श्रेया अब हम इस स्टेज पर आ रहे हैं जहाँ पर वीकली एक्सपायरी का बंद होना अब भाव में है। अब ये हो सकता है कि एक बार जब वो ऑफिशियल आ जाए तो एक बार और आखिरी का 5-10% का मूव आ जाए, लेकिन इसके अलावा ये स्टॉक 3000 से करेक्ट होना शुरू हुआ, ध्यान रखिएगा। 3000 से करेक्ट होकर ऑलमोस्ट 2100 तक आ चुका है, 30% करेक्ट हो चुका है, 30%। दिक्कत क्या है कि 30% करेक्ट होने के बाद भी आप देखिए 6 महीने में 71% के मूव। उससे पहले जो रैली आई थी ना, जिसमें स्टॉक 6 महीने के अंदर 2.5 या 3 गुना हुआ था, आई थिंक वो भी एक थोड़ा सा एक इम्पैक्ट है। उसकी वजह से मेरे ख्याल से इस समय थोड़ा सा BSE और मार्केट पार्टिसिपेंट जो प्योरली एक्सपायरी पर काफ़ी डिपेंड करते हैं, उनसे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि दूरी बनानी चाहिए, अनलेस आपका व्यू 5-6 साल का हो। शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ी दूरी, और व्यू लॉन्ग टर्म में तो ठीक ठाक है फिलहाल। दूसरा सवाल ITC पे मैंने पूछा भी था, मानस जी से मैंने इस पे टेक्निकल एनालिसिस भी ली थी, लेकिन ITC पे ज़्यादा सवाल आ रहा है। और खबर ये भी एक कि इन्होंने आशीर्वाद हाई प्रोटीन आटा लॉन्च किया। 3 रोटीज़ खाएंगे अगर आप तो 25% डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी। वैसे कैसा लग रहा है ITC आपको? आटे में प्रोटीन नहीं होता वैसे। इन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च मतलब किया बनाने वाले हैं, आशीर्वाद। ये आई थिंक सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों को लगता है कि आटे में प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्रेज है सर। हाँ खैर, प्रोटीन खाना है तो फिर प्रोटीन खाइए, फिर आप प्रॉपर प्रोटीन खाइए। फिर बाकी आटे से आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। ये मतलब आटे के अंदर वो वे प्रोटीन मिक्स करके उसके बाद गूंथ के उसको खा सकते हैं, तो उससे आपको मिल जाएगा अगर आपको, लेकिन उसमें भी कार्ब्स काफ़ी होंगे। खैर एनीवे, देखिए ITC ने एक चीज़ खराब से खराब खबर पे ITC 400 नहीं तोड़ रहा है, तो आई थिंक कुछ सेंस तो है यहाँ पर कि मार्केट थोड़ा सा ITC को लेकर अब एक पॉजिटिव व्यू बना रहा है। तो वैसे भी अगर आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं तो ITC एक बहुत अच्छा स्टॉक रहा है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छी रही है। पिछले 12 महीने से पैसा नहीं बना है इसमें, क्योंकि उससे पहले जो उन्होंने होटल का डीमर्जर किया था वो काफ़ी ख़राब था, तो वो स्ट्रीट को पसंद नहीं आया था इस वजह से। लेकिन अगेन डिपेंड करता है कि आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हैं या लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं। ओके, ITC पे फिलहाल ये व्यू लेकिन ठीक ठाक लग रहा है अभी। चलिए 3:35 पर CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, X, YouTube, साथ ही Instagram, Facebook पर हमारे साथ जुड़िए। मार्केट का पंचनामा में आपके सभी क्वेरीज को एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। भारतीय एयरटेल डेज हाई पर लगातार चर्चा हो रही है, पिक्स में भी शुमार। HCL टेक का आया डे हाई पर। इसके अलावा कंजम्पशन स्पेस से एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर और रिलायंस में भी बढ़ोतरी आज देखने को मिल रही है। एशियन पेंट्स देखिए डेज हाई पर लगभग 0.5% गेन के साथ। रिलायंस डिप के बाद फिर रिकवरी 0.5% एक बार रखिएगा। टाटा कंज्यूमर भी स्क्रीन पर। टाटा कंज्यूमर में कैसा मूव, क्योंकि FMCG स्पेस ये भी निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी दिखाता हुआ। एशियन पेंट्स पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी रुचित जी। एशियन पेंट्स देखिए आप, कैसा लग रहा है 2555 के लेवल पर निचले स्तरों से रिकवरी दिखाने के साथ साथ क्लोजिंग की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक? जी, पिछले अगर एक हफ्ते से देखें तो एक रेंज में ही रहा है स्टॉक। लेकिन अच्छी बात ये है कि रेंज में जो इसके इमीडिएट 20 डे में सपोर्ट्स है वो 2520 के आसपास, वो स्टॉक ने अब तक ब्रेक नहीं किए।
सो 2520 और ऊपर 2600 के आसपास, ये आई थिंक रेंज बन गई है स्टॉक के लिए शॉर्ट टर्म के लिए। जब भी इधर साइड एक ब्रेकआउट आएगा फिर एक डायरेक्शनल मूव स्टॉक में आ सकता है। तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर हो तो फिलहाल ये पोजीशंस को होल्ड की जा सकती है, और 2600 के ऊपर एक बार ब्रेकआउट आता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम फिर से स्टॉक में रिज्यूम होता हुआ नजर आएगा। ओके, एशियन पेंट्स पे फिलहाल ये रहा। इसके अलावा एसबीआई रखिए। एसबीआई में अच्छा मूव शुरुआत से आज हम देख रहे हैं और डेज हाई के आसपास ही क्लोज होने की तैयारी कर रहा है एसबीआई, लगभग 0.25% की तेजी के साथ। सुबह पिक्स में भी शुमार था। अमित जी, एसबीआई अब क्या करें? यहाँ पे कोई ट्रेड बन रही है? हालांकि बहुत कम वक्त है, लेकिन फिर भी देखें आप इसको। नहीं, काफी वेल प्लेस्ड है एसबीआई। 833 के ऊपर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ जाएगा। स्टॉक ने कई बार अटेम्प्ट लिया 835 840 के आसपास, तो वहां से थोड़ा सा टर्न कर जाता है, बट इस बार जिस हिसाब से हायर लोज और वॉल्यूम्स है, मुझे लगता है वो लेवल्स क्रॉस होंगे। अभी भी प्रीएम्प्ट करना है तो 816 का स्टॉप लॉस रखेंगे और इनिशियल टारगेट्स हमारे 840 के रहेंगे। ओके, अच्छा, मीनवाइल आज आईटीएम प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन एक स्टॉक जरा आप लेकर आइए साइंट का। कल हमारा स्पॉटलाइट था, ये कल भागा, कल डे हाई के करीब बंद हुआ। आज इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आई इसमें, लेकिन अब ये स्टॉक देखिए डे हाई पर बंद हो रहा है। मानस, साइंट पर क्या व्यू होगा, क्योंकि कल हमने डिस्कस भी किया था ये, और अब अच्छे मूव्स यहाँ पर, क्या व्यू होगा स्टॉक पर? देखिए, साइन में एक डबल बॉटम तो बना है, अब केवल इंतजार है एक फ्रेश ब्रेकआउट का। 1260 रुपए का लेवल ब्रेक होगा तो वो फ्रेश ब्रेकआउट होगा। उस केस में 1380 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह के पैटर्न से है, आप बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं कि 1280 का लेवल जल्द ब्रेक हो सकता है। इसलिए अगर एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे 1194 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। ओके, अभी अभी प्राइस आया था 1234.5 साइंट का। गाबा सर, ये आपका कल क्विक सिंगल भी था ना? जी हाँ, साइंट मेरा कल सुबह से, मेरे ख्याल से आपका स्पॉटलाइट भी था, मेरा क्विक सिंगल था। जी हाँ, ये साइंट मुझे लगता है अब भी अच्छा लगता है। इनफैक्ट आज सेटअप सही है, इतने बड़े अपमूव के बाद आज पॉज मूव है। मेरे ख्याल से कल अपमूव मिलना चाहिए। कल का टारगेट 1260 1270 रहेगा। 1280 भी पॉसिबल है, लेकिन 1260 वेरी इजीली अवेलेबल। स्टॉप आना चाहिए 1225 का, बस बहुत है साइंट। ओके, एक तो स्टॉक और देख लेते हैं, उसके बाद मार्केट क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट दोनों डे हाई पर बंद हो रहे हैं। अमित जी, दोनों के चार्ट देखिए, एशियन पेंट्स और पिडिलाइट, दोनों में से कोई पसंद है आपको? लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है कल? जी अनुज जी, एशियन पेंट्स वेरी वेल प्लेस्ड है। आप देखिए 10 और 20 डेमा पे पिछले 2 दिन से नैरो रेंज की कैंडल्स बनाई और आज वापस 20 डेमा का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो 2520 का स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे प्रोबेबल टारगेट्स रहेंगे 2625 रुपए के। 2625 रुपए तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है एशियन पेंट्स पे। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे हम, एशियन पेंट्स डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी। चलिए अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। कैसी लग रही है क्लोजिंग, और बिग वॉल पर आप समझाएं। नहीं, क्लोज अच्छी है श्रेया। देखिए क्या होता है ना कि थोड़ा और बेटर हो सकती थी, लेकिन फैक्ट ये है कि आज का लो है 24,940। परसों का लो था 24,915, सॉरी कल का लो था 24,915, तो उसके मुकाबले 25 पॉइंट का हायर लो है। और टेक्निकली कल के हाई 25,035 से 2 पॉइंट ऊपर 25,037। तो उस हिसाब से आपको याद होगा कल जब हमने शो की शुरुआत की थी तब भी जो हाई था वो सिर्फ 6 पॉइंट ही हायर था। उसके बाद हमने 100 पॉइंट का हाई जड़ दिया। तो और आज की क्लोज जो है, एक बार मुझे एडजस्टेड प्रोविजनल क्लोज दिखाएंगे एक बार। एक सेंस बन रही है कि आज बहुत दिनों के बाद आप फाइनली 25,000 के ऊपर बंद होंगे। 25,005 पर इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस है, तो 25,000 के आप ऊपर बंद हो रहे हैं। इसका मतलब 25,000 पर अब रिजेक्शन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन होता तो एकदम से आप अपने आप 24,900 930 तक ले जाते हैं ना, वो नहीं हो रहा है। तो 25,000 के ऊपर अब आप टिकने को तैयार है, तो उस हिसाब से क्लोज अच्छी है। बस ये एक ओवरनाइट का आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होगा, नहीं ले सकते तो हेज कर लें अपने आप को। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग। 25,001 पर निफ्टी बैंक में आज ठीक ठाक मूव थे, हालांकि 54,800 पर नहीं टिक पाया। निफ्टी आईटी सुबह ज़्यादा गिरा था, टुवर्ड्स देन थोड़ी रिकवरी आई, लेकिन फिर भी 0.5% नीचे था। मिड कैप और स्मॉल कैप ग्रीन में बंद हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। और एडवांस डिक्लाइन भी आज ऑलमोस्ट इवन था, एक्चुअली इवन था। 1432 बढ़ने वाले शेयर, 1425 गिरने वाले शेयर, तो ऑलमोस्ट 1:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन था। सेक्टर्स पर आते हैं फटाफट। गेनिंग सेक्टर्स में ऑयल एंड गैस 1%, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल्स और बीएसई कैपिटल गुड्स इंडेक्स। लूजर्स में आते हैं, सेक्टोरल लूजर्स में कैपिटल मार्केट ऑब्वियसली आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे 1.5%, आईटी, ऑटोज में देखिए थर्ड डे हो गया प्रॉफिट बुकिंग का, और डिफेंस।
अब निफ्टी गेनर्स पर आते हैं और उसके बाद निफ्टी लूजर्स पर आएंगे। अदानी एंटरप्राइजेस 3% ऊपर था, श्रीराम फाइनेंस, एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड और भारती में अच्छे मूव्स आए टुवर्ड्स द एंड। और फटाफट निफ्टी लूजर्स देख लेते हैं। उसमें आपको दिखाई देगा बजाज ऑटो, इन्फोसिस, टाइटन, आयशर मोटर्स, एसबीआई लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प। ये कुल मिलाकर आज की मार्केट की क्लोज। और ठीक है, अच्छी क्लोज थी, अच्छा दिन था। और एट द एंड ऑफ द डे 7 दिन हो गए, 7 days 7 वंडर्स, मार्केट ग्रीन में क्लोज। बिल्कुल अच्छी क्लोजिंग आज के सत्र के लिए। और देखते हैं कि अब हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र यानी कि फ्राइडे का सत्र कैसे रह सकता है और देखने वाली बात होगी। और सुबह फिर से ये पूरा पैनल आपके साथ जुड़ेगा और आपके कोई भी सवाल हैं अभी तो 3:35 पे मार्केट का पंचांग में हमारे साथ जुड़िए, अपने सवाल पूछिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब कल मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।